नमः शिवाय साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में, बेसिकली इस नए लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस ऑफ इंडियन बिजनेसेस ऑन चाइना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे सामने। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जब कोरोना का टाइम था, कोविड 19, उस समय हमने देखा कि कैसे चाइना के जो ट्रूप्स हैं उसने एलएसी पे टेंशंस क्रिएट किया। एंड ऑल्सो अरुणाचल प्रदेश में तो हम देख रहे हैं कि काफी सारा जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे चाइनीज लोगों ने अपनी क्या कहते हैं बहुत सारे वहां पे इंट्रूजन उन्होंने कर लिया। एंड वहां पे कुछ एक तरीके से लोग रहना शुरू कर दिया। बहुत सारे वहां पे मकान है जो कि चाइनीज लोगों के हैं। ऐसा कुछ अपने सैटेलाइट इमेजेस हो गया या आपने ऐसी रिपोर्टिंग जरूर देखी होगी। तो जहाँ पे हम अरुणाचल प्रदेश में चाइना का इंक्लूशन देख रहे हैं, प्लस एलएसी में डिस्टरबेंस क्रिएटेड बाय द चाइनीज ट्रूप, वो हम देख रहे हैं। एंड दैट इज ड्यूरिंग द कोविड 19। तो डेफिनेटली इतना ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गया था चाइना और इंडिया के बीच में। उसके रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने चाइनीज काफी सारे एप्स को बैन कर दिया, इंक्लूडिंग टिकटॉक। टिकटॉक तो टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है, उसको बैन कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे मोबाइल एप्स थे, उसको हमारी सरकार ने इंडिया में बैन कर दिया। इंडिया में अब कोई भी टिकटॉक यूज नहीं कर सकता है। एंड और भी 25 से 30 मोबाइल एप्स थे जो कि चाइनीज कंपनीज थी, उसको भी हमने बंद कर दिया, बैन कर दिया इंडिया में। एंड उसके अलावा भी हमने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया। कोरोना के टाइम पे हमने आत्मनिर्भर भारत का हमने एक संकल्प लिया, दैट इज द सेल्फ रिलायंट इंडिया। इसका मतलब इस संकल्प में एग्जैक्टली क्या था उसको थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि अभी मैं एक बैकग्राउंड बना रहा हूँ, अभी मैं एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और उसी के आधार पे हम हमारे लेक्चर को आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। लाइक लाइक जो भी मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा, आपको पता चलेगा कि आज भी जो हमारे इंडियन बिजनेसेस हैं, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइना। एंड जो ये आत्मनिर्भर भारत का हम जो संकल्प ले रहे हैं, ये अभी अधूरा है। अभी हमको बहुत सारा इसमें काम करना बाकी है। तो वही हमारा आज का लेक्चर का मेन उद्देश्य है, इस चीज को समझना। कोरोना के टाइम पे जब टेंशन हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया। उसमें भारत सरकार ने किया क्या? देखो, आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हमको इंपोर्ट, लाइक डिपेंडेंसी मिनिमाइज करनी है। लाइक वी शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन चाइना और एनी अदर कंट्री एज वेल। वी शुड डू द सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग। हमको खुद ही अपने यहाँ पे भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करना है। एंड उसके तहत हमको इंपोर्ट को मिनिमाइज करना है, एक्सपोर्ट्स को मैक्सिमाइज करना है। कम से कम हम इंपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और वो ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे किया सरकार ने? उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या मूव्स उन्होंने किए? तो सबसे पहले तो सरकार ने जो भारत का खजाना है उसमें से 10 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। 10 लाख, तो 10 लाख करोड़ रुपए इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया। क्योंकि पूरे भारत की हिस्ट्री में आज तक किसी भी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में पैसे नहीं निकाले। ठीक है, हम ये मानते भी हैं कि कोविड 19 जैसी चीज तो इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार ही आई थी। उसने जो डिजास्टरस, जो भी उसने त्राही त्राही मचाई, वो तो हमने पहली बार ही देखी, वो हम बिल्कुल मानते हैं। एंड कोविड 19 की रिलीफ पहुंचाने के लिए एक अच्छा स्पेंड करना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा तकलीफें देखी, काफी लोगों की जान चली गई। प्लस जो डेली वेज वर्कर थे उनकी तो गृहस्थी उजड़ गई, बिकॉज भाई कोरोना था, लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया। तो डेली वेज वर्कर की तो रोजी रोटी पे दाव लग गया ना, क्योंकि भाई वो तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं सारे। रिक्शा भाई, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, ना तो कोई रिक्शा चल रहा, ना कोई रेस्टोरेंट चल रहा। तो ये जितने भी वेटर है, रिक्शा चलाने वाले हैं, या और भी जो भी डेली वेज वर्कर है, उनकी बहुत ज्यादा वाट लगी लॉकडाउन की वजह से। और लॉकडाउन करना भी जरूरी था। बट यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी है, लाइक एक क्वेश्चन है कि
क्या इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना जरूरी था? ये एक डिबेट है, क्योंकि हमको पता नहीं, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हो सकता है कि आज बहुत ज्यादा उस कोरोना का इफेक्ट गंदा पड़ता। क्या हो पता लॉकडाउन ने बचा लिया उसके स्प्रेड को। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, वो हम स्टडी जरूर करेंगे। इतना इंटरेस्टिंग वो है कि हम एक तरीके से स्टैटिस्टिकली प्लस हम एक तरीके से लॉजिकली साइंटिफिकली उसको प्रूव करेंगे कि क्या वो मूव सही था या गलत था, क्योंकि वो मूव इतना डिबेटेबल है। एक तरफ तो डेली वेज वर्कर, जो आपने जरूर ये दृश्य देखे होंगे, पैदल चल चल के, मैंने तो एक दृश्य देखा जहाँ पे एक लड़की, लाइक आई आई थिंक शी वॉज इन टीन एज ओनली, वो साइकिल चला के अपने बूढ़े पिताजी को अपने पीछे साइकिल में बिठा के कितने हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वो ट्रैवल कर करके, लाइक महाराष्ट्र से वो बिहार जाने की का प्रयास उन्होंने किया। एंड आई थिंक वो चले भी गए होंगे, आई डोंट नो दैट, बट स्टिल। तो हमने देखा कितने लोग पैदल निकल पड़े अपने घर, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन था। एंड वो अपने, क्योंकि भाई वो क्या करते, भाई रोटी तो चाहिए ना। अब डेली कमाने खाने वाले लोग रोटी, भाई सब उनका वो हो गया। बट यहाँ पे अपने को कंग्रेचुलेट करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू सैल्यूट, लाइक काफी सारे एनजीओ ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। उन्होंने खूब अन्नदान किया, लोगों का खूब उन्होंने सेवा कल्याण करने का पूरा प्रयास किया। जो हमने दृश्यों में देखा और हमने जो देखा, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म, लाइक जो भी सेवा कार्य किए गए, वो काफी सराहनीय है, काफी अप्रिशिएबल है कि हमने उनकी मदद पहुंचाने की कोशिश करी। बट अनफॉर्चुनेटली वो जितने भी एफर्ट्स थे पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि काफी लोगों ने जान गंवाई। ये एकदम रिकॉर्ड है, ये एक फैक्ट है। आप इसको चाहो तो आप देख सकते हैं, ये एक मीडिया रिकॉर्ड है कि काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि इतना उन पे प्रेशर क्रिएट हुआ। भाई चलते चलते भी लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, भाई इतना कैसे कोई चल सकता है। काफी कुछ हुआ, काफी कुछ कंट्रोवर्सीज वहां पे हुई। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही अराइज होता है, एक डिबेट, कि वेदर दैट मूव वाज राइट और रॉन्ग। एंड उसको जरूर आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छे से साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक इंफरेंस निकालेंगे कि क्या वो मूव सही था कि नहीं था। वो एक अलग डिस्कशन है। बट आज का हमारा डिस्कशन है डिपेंडेंस ऑन चाइना, आत्मनिर्भर भारत। तो भारत सरकार ने ऐसे सिचुएशन में जहां लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, लोगों की इतनी हानि पहुंची, उनकी मदद पहुंचाने के लिए, प्लस आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसको सिद्ध करने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए, उसको रियलिटी करने के लिए हमने 10 लाख करोड़ रुपए हमारे खजाने से निकाले। एंड उसमें से एक हिस्सा तो फिजिकल स्टिमुलस के नाम पे हमने डिवोट कर दिया, लाइक 2 से 3 लाख करोड़ रुपए तो फिजिकल स्टिमुलस हो गया। फिजिकल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? लोगों को पैसे से मदद पहुंचाना, क्योंकि काफी लोगों ने, जो स्पेशली जो डेली वर्कर है, उनका तो रोजगार छीन गया, एंड काफी लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो फिजिकल स्टिमुलस में जो 2 से 3 लाख करोड़ रुपए हमने अलग से निकाले, उस 10 लाख करोड़ रुपए में से वो हमने सीधे सीधे लोगों को मदद पहुंचानी शुरू करी। हमने एमएसएमई को मदद पहुंचानी शुरू करी, इंटरेस्ट फ्री लोन देके, कि आप सरकार से लोन लीजिए, आपको बस जितना आपने लोन लिया बस उतना चुकाना है, आप उसको आराम से चुका सकते हैं सालों बाद, और आपको टैक्स भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज द इंटरेस्ट फ्री लोन। और भी सरकार ने बहुत सारे रिलीफ मेजर्स करे। उसी में ये जो 7 लाख करोड़ है, या 6 से 7 लाख करोड़, ये इन्होंने आत्मनिर्भर भारत में लगाए। आत्मनिर्भर भारत में कैसे लगाए? जो हमारी सरकार है, इट केम अप विद द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PIL, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका क्या मतलब, इसको समझते हैं तो देखो, आइडिया ऐसा है ना कि हम आत्मनिर्भर भारत में जो हमने संकल्प किया, हम ये चाहते थे कि हमारे देश के अंदर ही बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो। तो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया कि आप नई नई इंडस्ट्री सेटअप करिए। प्लस जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट प्लेयर्स है, जो ऑलरेडी अच्छे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको सरकार ने लालच दिया कि हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, आप अपने प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाओ, आप और भी नए नए प्लांट सेटअप करो, आप मैन्युफैक्चरिंग को भारत में
नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। तो जितनी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसके हिसाब से हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, हम आपको सब्सिडीज देंगे, हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे, हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे। ये सारा हम आपको मदद पहुंचाएंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। हमने देश के खजाने से 10 लाख करोड़ रुपए निकाले, जिसमें कि हम 6 से 7 लाख करोड़ रुपए तो आपको देने को तैयार है, हम तो तत्पर हैं। आप कृपया करके खूब ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करिए, खूब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करिए, जिससे कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी हो। क्योंकि अगर नया प्लांट लगेगा तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और भारत में तो ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज है, एक एक इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। तो अगर मैं देश के खजाने से 6 से 7 लाख करोड़ रुपए अगर खर्च कर रहा हूँ, तो मैं कितना करोड़ों लोगों के लिए बहुत आसानी से रोजगार बना सकता हूँ। मैं एक्सपोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ। मैं भारत के अंदर भी जो भी अपना जीडीपी है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ। एंड सबसे बड़ा जो मेरा ऑब्जेक्टिव है आत्मनिर्भर भारत का, कि मेरे को चाइना से बिल्कुल भी डिपेंडेंसी कम कर देना है, या फिर मुझे किसी और कंट्री पे भी निर्भर नहीं रहना है। वही तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। उसी ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैंने इतना बड़ा एक मोटा खर्चा किया देश के खजाने से, जो मेरा आम आदमी का पैसा है। क्योंकि भारत का पैसा मतलब 140 करोड़ लोगों का पैसा। अब इसमें लोग डिबेट करते हैं कि आप 140 करोड़ कैसे कह सकते हो, भाई जो टैक्स दे रहा है वो उसका पैसा है। तो टैक्स 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग टैक्स थोड़ी ना देते हैं। इनकम टैक्स तो सिर्फ जो लोग अच्छा कमाते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो प्राइवेट में किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, इनकम टैक्स तो आज वो ही दे रहे हैं। पूरा भारत इनकम टैक्स थोड़ी ना दे रहा है। आप क्यों गलत बात कर रहे हो? तो हम आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं कि आज के टाइम पे हर एक इंडिविजुअल, एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, सरकार को टैक्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि जीएसटी नाम की चीज भी तो अभी है। आज आप अगर एक गरीब से गरीब आदमी भी, उसको अगर भीख भी वो मांग रहा है, उसको भीख मिलती भी है, वो अगर ब्रेड का पैकेट भी खरीदता है उसमें भी वो टैक्स दे रहा है। तो मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है कि मैं उसको जो भीख मांग रहा है, जो बेगर है, उसको मैं मॉक कर रहा हूँ, नहीं। लाइक वी आर कंसर्न, दैट इज अ डिफरेंट इशू, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अवर गोल इज की पॉवर्टी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए सोसाइटी से, उस पर भी हम काम करेंगे। बट अभी तो मैं आपके सामने एक फैक्ट रख रहा हूँ कि आज जिस भारत में हम जी रहे हैं, वहां पे एक जो भीख मांग रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, और जो धनवान है वो भी टैक्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी आज सामान खरीद रहे हैं, फ्रॉम ग्रोसरी टू अ लग्जूरियस आइटम, फ्रॉम अ कार टू अ बैग टू अ बाइक टू अ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो भी चीज आज खरीद रहे हैं तो उसमें हम जीएसटी नाम का टैक्स दे रहे हैं। एंड ये एक फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि भारत सरकार के पास जो पैसा है वो 145 करोड़ भारतवासियों का है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इट्स राइट फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। तो अब हमको आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट समझ में आया, क्या ऑब्जेक्टिव था एंड क्या सरकार ने किया उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। And सबसे बड़ी बात, 6 से 7 लाख करोड़ रुपए डाइल्यूट कर दिए फ्रॉम दी भारत का खजाना। एंड ये जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये सब ऑन रिकॉर्ड है। इसमें ये तो आप उसको रिसर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। लाइक ऑल दीज थिंग्स आर फैक्ट्स। मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो यही है कि अनफॉर्चुनेटली आत्मनिर्भर भारत फेल हो गया। लाइक अभी तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत तो पूरी तरीके से फेल हुआ है। एंड मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं तो भारत की ग्रोथ ही चाहूंगा। मैं तो चाहूंगा कि भारत खूब ग्रोथ हो। बट अनफॉर्चुनेटली अब मुझे राष्ट्र धर्म निभाना है, और जो सत्य है वही तो पेश करना है। मैं मीडिया मैं गोदी मीडिया नहीं बन सकता जहां पे मैं देश के साथ गद्दारी करूं बाई कवरिंग अप दी मिस्टेक्स ऑफ द गवर्नमेंट। मुझे किसी के साथ पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। आई एम रेस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी मिनिस्टर, आई एम रेस्पेक्टिंग ऑल द लीडर्स। आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, या मुझे यहाँ पे कोई किसी का, या क्या कहते हैं, डिफेमेशन या ऐसा कुछ नहीं।
मेरा तो यहाँ पे राष्ट्र धर्म का, मैं तो एक धर्म संकट में हूँ कि अगर मैं राष्ट्र धर्म की बात नहीं करूंगा तो जो भीष्म पितामह के साथ गलती हुई, भीष्म पितामह ने कभी कोई गलती नहीं करी, लाइक ही वॉज धर्मात्मा, उन्होंने धर्म का साथ दिया। उन्होंने लॉर्ड कृष्णा को यही कहा कि हे वासुदेव, आप मेरा वध कैसे कर सकते हो, मैं तो हमेशा मैंने धर्म का साथ निभाया, मैं तो धर्मात्मा हूँ, मेरे से क्या भूल होगी तो आप मेरे पे क्रोधित हो गए और आप मेरा वध करने जा रहे हो। तो लॉर्ड कृष्णा ने भीष्म को रियलाइज किया कि तुम क्या धर्म की बात कर रहे हो, जब इतना बड़ा एक अधर्म महापाप हो रहा था, जहाँ पे कि द्रौपदी एक देवी शक्ति का अनादर हो रहा था, वो भी इतने बुरी तरीके से, एक लोगों के सामने इतने गंदा उसका एक डिसरेस्पेक्ट हो रहा था। और भीष्म, being you are a senior, you are a mentor to your team, and being a senior, how can silently, लाइक साइलेंटली आप कैसे उस चीज को वॉच कर सकते हो, आपने तो महापाप कर दिया। लाइक आपने नहीं किया, आपने वो चीज हरण नहीं किया, बट आपने वो होने दिया, आपने चुपचाप वो चीज देखी, आपने आवाज नहीं उठाई, आपने अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली अधर्म को सपोर्ट किया। और अगर आप अधर्म को सपोर्ट किया तो आप भी उस अधर्म का जो पाप है उसके हकदार बन गए। और वो पाप इतना कड़वा था, क्योंकि हम तो शिव योग में तो हमको ज्ञान है कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, पाप का लॉ ऑफ कर्मा हमको पता है। मैं तो आपको क्या ज्ञान दूं, आप तो शिव योग में है, आप तो परम ज्ञानी है, आपको तो सारी बातें पता है। तो इतना वो गंदा महापाप का जो उसका उन्होंने इकट्ठा कर लिया, एंड उसी का तो रीजन है कि इतनी गंदी मौत, भीष्म पितामह जो इतने पावरफुल थे, इतने ट्रुथफुल थे, इतने नोबल पर्सन थे, उस व्यक्ति को इतनी गंदी मौत भोगनी पड़ी, जहाँ पे उनको बाणों की शैया में हर एक बाण की जो पीड़ा है वो पीना पड़ा, तब जाके उनका पाप वो रिलीज हुआ। ये है, दिस इज द साइंस ऑफ धर्मा। लाइक अगर मैं चुपचाप आवाज में अपनी ना उठाऊं और मैं चुपचाप अगर अधर्म होते हुए देखूं तो मैं देश के साथ गद्दारी करूंगा। और देश के साथ गद्दारी करना तो कितना बड़ा महापाप है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि देश के साथ गद्दारी करना बहुत बड़ा महापाप है। एक तरफ तो आप असॉल्ट करते हो, एक तरफ आप किसी का मर्डर करते हो, या इनफैक्ट अगर मैं रेप की भी बात करूं वो तो कितना बड़ा महापाप है। उससे भी कई 100 गुना 1000 गुना ज्यादा महापाप तो देश के साथ गद्दारी करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हाट इज अधर्मा, अधर्मा इज द इनजस्टिस, व्हाट इज अधर्मा, and the अधर्मा इज द इनजस्टिस, एंड इनजस्टिस टू द पीपल। एंड अगर मैं किसी का मर्डर करता हूँ तो मैं उस एक लोगों के साथ मैंने इनजस्टिस किया, अगर मैं किसी के साथ असॉल्ट करता हूँ तो मैंने उस एक लोगों के साथ इनजस्टिस किया, मैंने किसी का चुरा लिया, किसी के घर चोरी कर दी, मैंने एक फैमिली के साथ इनजस्टिस किया। बट अगर मैं देश के साथ गद्दारी करता हूँ तो मैं 140 करोड़ लोगों के साथ इनजस्टिस करता हूँ। जस्ट जस्ट फील, जस्ट इमेजिन the level of injustice you are doing, and injustice is the adharma, and you will be punished according to the injustice। ये तो हमारा लीगल सिस्टम भी यही करता है कि आपने जिस प्रकार का गलती करी उस प्रकार का आपको दंड मिलता है। द इंटेंसिटी ऑफ द इंजस्टिस यू कॉज, यू विल बी suffered accordingly, you will be punished accordingly। Unfortunately, sorry to say, but हम लोग अज्ञानतावश ये चुपचाप जो अधर्म होते हुए देख रहे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। इसीलिए मैं आपको जगाने आया हूँ, मैं आपको एक रियलाइजेशन कराने आया हूँ कि मेरा धर्म है, मेरा तो राष्ट्र धर्म भी है, मेरा तो शिव धर्म भी है कि जागे। नहीं तो जरूर हम भी ये कहेंगे कि हे वासुदेव या हे लॉर्ड शिवा, हम तो इतने अच्छे से आपके मार्ग में, हम तो शिवयोग के मार्ग में है, हम तो आपके मार्ग में है, हम तो इतनी अच्छी साधना कर रहे हैं। तो जब से हम शिवयोग के मार्ग में आए हैं किसी को कोई गलत काम किया ही नहीं, हमने तो सद मार्ग में हम आ गए, हमने कभी कोई गलती करी नहीं, तो भी मेरे को इतना बड़ा दंड आपने कैसे दे दिया? क्योंकि दंड तो महादेव नहीं देंगे, दंड तो वासुदेव ने भी नहीं दिया, दंड तो ये लॉ है, ये समय का चक्कर है, ये तो एक प्रकृति का नियम है। क्योंकि दंड तो नारायण हरि को भी भोगना पड़ा, दंड तो लॉर्ड विष्णु को भी भोगना पड़ा, जहाँ पे उन्होंने नारद मुनि के साथ, भले ही नारद मुनि की भलाई करने के लिए उन्होंने किया, उनके साथ एक छल किया, उनको श्राप भोगना पड़ा, कितनी पीड़ाएं उनको भोगनी पड़ी। तो दंड जब
नारायण हरि को भोगना पड़ेगा तो हमको भी भोगना पड़ेगा। और हम तो इतने बड़े मूर्ख हो रहे हैं, अज्ञानी हो रहे हैं कि हम अपने सामने इतने बड़े बड़ा अधर्म को होते हुए चुपचाप देख रहे हैं। दैट इज नॉट टॉलरेबल, क्योंकि ये तो एक साइंस है। हम, ये हमारा धर्म है, हमको धर्म निभाना ही पड़ेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना मैं कुछ कर सकता, ना महादेव कुछ कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंज है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें तो गुरुदेव भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म तो सबको निभाना ही पड़ेगा। आज हमारे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल बाबा जी, ईशान शिवानंद जी, सब अपना अपना धर्म ही तो निभा रहे हैं। वो जन कल्याण में लगे हुए हैं, वो एक राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं, वो हम सबको रास्ता दिखा रहे हैं, हमको सही सही मार्ग में लेके जा रहे हैं। वो अपना एक राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। हम अपना धर्म क्यों नहीं निभा रहे? अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम आवाज क्यों नहीं उठा रहे? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है आज हमारे सामने। तो अब अब हमको ये देखना है कि दिस वॉज फेल्ड, लाइक आत्मनिर्भर भारत। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? जस्ट लुक एट दी अनएम्प्लॉयमेंट। लाइक लाइक आप थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे, आपको मिलेगा कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो बहुत ही बुरे लेवल पे है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो बुरे लेवल पे क्यों है, वो बुरे लेवल पे कैसे है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वो पूरे लेवल पे कैसे है? आज अगर कोई सरकारी नौकरी निकलती है, आज कोई अगर सरकारी नौकरी निकलती है, टाइप सी गवर्नमेंट जॉब, पीयून की जॉब निकलती है, क्योंकि पीयून तो एक टाइप सी जॉब है। उस नौकरी के लिए 40 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। उस 40 लाख लोग में इंजीनियर्स भी है और मैनेजर्स भी है, एमबीए वाले लोग। आप इमेजिन करो कि आज एमबीए, जो कि मैनेजमेंट की पढ़ाई करके जो मैनेजर बनने की औकात रखता है, आज मजबूरी में वो पियून बनने के लिए तैयार है, क्योंकि देश में नौकरियां नहीं है। और ये बिल्कुल फैक्ट है। आज जो भी अच्छी नौकरी निकलती है उसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं। इसका मतलब वो जो लाखों लोग, वो 40 लाख लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, या तो वो अपनी करंट जॉब से खुश नहीं है, तभी तो वो जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, या फिर अनफॉर्चुनेटली उनके पास जॉब ही नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। आप इस बात को बिल्कुल आप चाहो तो क्रॉस चेक करो। अगर देश के खजाने से 6-7 लाख करोड़ रुपए आप निकालते हो और आप एक बेसिक लेवल का रोजगार आप नहीं दे पा रहे हो, तो हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, और हम अगर एक बेसिक लेवल का रोजगार नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये तो कंसर्निंग सिचुएशन है। और डिपेंडेंस ऑफ चाइना की अगर हम बात करें, तो अभी मैं इस लेक्चर में वो आपको प्रूफ करूंगा कि डिपेंडेंस अभी तो है, अभी हमारी डिपेंडेंस खत्म नहीं हुई। बल्कि आत्मनिर्भर भारत के बाद तो आपको यकीन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये तो फैक्ट है। मैं अपने मन से तो कुछ कह नहीं रहा हूँ अभी, ये मैं क्या करूँ, जो फैक्ट है वही तो मैं आपके सामने परोस रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत वगैरह इतना हो गया, इतने पैसे हमने डाइल्यूट कर दिए। 2023 में चाइना बिकेम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया। आज आप अगर ये चीज क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आज अगर आप ये देखते हो कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, आपको पता चलेगा वो चाइना है। पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, अब यूएसए सेकंड नंबर पे चला गया, पहले नंबर पे चाइना है। आज इंडिया और चाइना के बीच में जो बाईलैटरल ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो इंडिया चाइना के साथ सबसे ज्यादा कर रहा है। तो चाइना को इंडिया खूब एक्सपोर्ट भी करता है और चाइना से इंडिया खूब इंपोर्ट भी करता है। इतना इंपोर्ट करता है कि आज स्मार्टफोन्स 40% जो इंपोर्ट है वो चाइना से हो रहा है। ताइवान तो अब हम उसको तो चाइना का हिस्सा मान नहीं रहे, ताइवान से भी इंपोर्ट होता है, वो एक अलग है, बट चाइना से एक मेजर चंक इंपोर्ट हो रहा है। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल में इतना प्राउड फील करते हैं कि इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, आज इंडिया इतने बड़े लेवल पे दवाइयां एक्सपोर्ट कर रहा है। अब कोविड हुआ था तो इंडिया ने कितने सारे पैरासीटामोल और जो भी कंसर्न दवाइयां थी, वो कितने देशों को एक्सपोर्ट करी। तो वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ आवर फार्मास्यूटिकल सेक्टर। बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अ फैक्ट दैट आज फार्मास्यूटिकल में जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है, जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो की रॉ मटेरियल्स यूज होता है दवाइयां बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए, वो चाइना से ही इंपोर्ट हम कर रहे हैं, रिकॉर्ड लेवल पे इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये तो एक बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की अगर आप बात करो, आज हम 40% से ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करते हैं। तो हम चाइना से
compete करने की बात कैसे कर सकते हैं हम? आत्मनिर्भर भारत, एक तरफ तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं 2020-21 में, और 2023 में चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनता है। क्योंकि जब लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात करेगा, लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांजेक्शन हमारा होता है, वो दोनों तरफ से होता है, लाइक इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी। हम इंपोर्ट भी बहुत बड़े मात्रा में कर रहे हैं, and वही तो कंसर्निंग है। एंड इसीलिए तो मैं यहाँ पे राष्ट्र धर्म का मुद्दा उठा रहा हूँ कि जो होता है, जो दिखता है और जो सच्ची में होता है, उसमें अंतर है। सरकार आपसे कह कुछ रही है, बट जमीनी हकीकत कुछ और है। और एनर्जी ये सब नहीं देखती। एनर्जी तो ये देखती है कि जहां इंजस्टिस हुआ वहां, और इंजस्टिस कैसे होगा? अगर मैं गलत का साथ निभाऊंगा, जो भीष्म ने किया, तो अगर मैं गलत का साथ निभाऊंगा तो मैं इंजस्टिस करूंगा। इंजस्टिस मैं अपने देश के साथ करूंगा जिसका मैं नमक खा रहा हूँ। और अगर मैं अपने देश के साथ इंजस्टिस करूंगा तो मेरी तो वाट लगनी ही लगनी है। इसलिए मैं आपको अवेयर कराने आया हूँ कि जस्ट लुक एट द इंजस्टिस वी आर टॉकिंग अबाउट। चाइना कैसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है 6-7 लाख करोड़ डाइल्यूट करने के बाद? आत्मनिर्भर का जो संकल्प है उसमें इतना आप इन्वॉल्व होने के बाद, तो ये तो एक हमारे ऊपर एक धर्म संकट खड़ा हो गया। और इसके अलावा रोजगार आप देख लो, जॉब बिल्कुल भी अच्छे से क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? एक तरफ तो आप इंडस्ट्रीज को रिवॉर्ड्स देने की बात कर रहे हो, आप इंसेंटिव्स देने की बात कर रहे हो, आप इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने की बात कर रहे हो, आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को कहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करो, हम आपको रिवॉर्ड देंगे। आप नए नए प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करते हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो। अगर सही मायने में मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती तो क्या आज एमबीए वालों को क्यू की जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता? क्योंकि एमबीए वाले तो, हाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे, तो एमबीए के लोगों की भी तो जरूरत है भाई, उनको भी मैनेजमेंट तो करना है ना इंडस्ट्रीज का। तो कितनी रोजगार हम क्रिएट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो डेटा है या जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो कुछ और ही बयान कर रहा है। एंड मैं थोड़ा और अगर आपको जगाने का प्रयास करूं, अगर मैं आपको थोड़ा और जगाने का प्रयास करूं, तो क्यों नहीं आप ये देखते, महंगाई दर कैसे हम इतने अज्ञानता का कवच ओढ़े बैठ सकते हैं? ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। एंड ये तो मैं हमेशा, क्योंकि मैंने पर्सनली लोगों से डिबेट, मतलब अच्छे भाव से मैंने उनसे ये बात रखी, मैंने कहा कि आप जागिए, आप कैसे अंधभक्ति कर सकते हैं? एंड इसमें कुछ शिव योगीज भी इन्वॉल्व है। लाइक मैं किसी को पर्सनली वो नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं कर भी नहीं सकता हूँ, धर्म संकट की बात है, बट मैं एक आपके जगाने के उद्देश्य से मैं ये कह रहा हूँ कि इनफैक्ट इन शिवयोग स्कूल में भी काफी सारे साधक आज ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। यही तो मेरे को कंसर्निंग सिचुएशन में मैं हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप महंगाई क्यों नहीं देख पा रहे? आप क्यों नहीं देख पा रहे कि फ्यूल फ्यूल प्राइसेस आप क्यों नहीं देख पा रहे? ये मेरे को कम समझ में आ रहा है। आज तक भारत में कभी 130 रुपए का फ्यूल प्राइस हमने नहीं देखा, कभी हमने 100 रुपए का फ्यूल प्राइस नहीं देखा। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि कभी 90 रुपए का फ्यूल प्राइस हमने नहीं देखा। आज 2-3 साल से भारत में फ्यूल प्राइस 100 रुपए पार है, 120 रुपए कभी चला जाता है। 100 रुपए तो आप ऑन एन एवरेज लेके चल सकते हो। पिछले 2-3 सालों में हर रोज, हर लीटर डीजल आपका रिकॉर्ड हाई प्राइसेस में बिका है। अच्छा, उससे दिक्कत क्या हुई? उससे दिक्कत ये हुई कि जब डीजल प्राइस बढ़ता है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है तो हर चीज महंगी होती है। ये तो एक बेसिक फैक्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आप तो बहुत समझदार है, मैं तो बस आपको एक मार्ग दिखा रहा हूँ, या एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप तो इतने समझदार हैं, आप तो ये समझ समझ ही जाएंगे कि अगर फ्यूल प्राइस बढ़ता है, अगर डीजल प्राइस बढ़ता है तो हर चीज महंगी होती है। एंड आप क्यों नहीं देख रहे भाई? आप तो अपना घर चला रहे हैं, आप भी तो अपना घर का बजट मेंटेन कर रहे हैं, आप ग्रोसरी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। आप क्यों नहीं देख रहे हर चीज कितनी महंगी होगी? जो चीज पहले इतनी सस्ती थी, लाइक अमूल का दूध पैकेट वाला जो 22-23 रुपए का था आधा लीटर, आज वो 33 रुपए का हो गया, 10 रुपए बढ़ गए दूध में। या हर चीज महंगी हो गई, हर चीज। आज आप दालें देख लो, सारी दाल इतनी महंगी हो गई, रिफाइंड ऑयल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, एवरी एवरी ग्रोसरी आइटम जो बेसिक खाने की नीड है, हर चीज 3-3 गुना महंगी हो गई। और ये मैं बिल्कुल भी एकदम जमीनी हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ, मैं फैक्ट रख रहा हूँ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि मैं क्यों इतना बेचैन हो रहा हूँ?
मेरा क्यों खून खौल रहा है? अगर महंगाई बढ़ रही है तो मैं क्यों इतना ज्यादा यहाँ पे इतना डिस्कशन कर रहा हूँ, या मैं क्यों इतना कंसर्न हूँ? एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, एंड इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। मैं कंसर्न इसीलिए हूं क्योंकि मेरा जो खून है वो, जो हमारे गरीब भाई बहन है, वी ऑल आर इंडियंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड इंडिया में काफी सारे करोड़ों, लाइक 50%, 40 से 50% ऑफ द पॉपुलेशन तो लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हो वो है। या कितने लोग तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या बिलो पॉवर्टी लाइन को तो भी आप छोड़ ही दो, उनका तो बहुत ही दुर्दशा हो गई। मैं तो लोअर मिडिल क्लास लोगों की बात करता हूँ, मैं तो डेली वेज वर्कर की बात करता हूँ। मेरा खून उनके लिए खौल रहा है, या मैं जो कंसर्न हूँ मैं उनके लिए हूँ। मैं उनके लिए इसलिए कंसर्न हूँ क्योंकि उनकी कमाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है कि जो रिक्शा वाला जितना कमा रहा है आज वो उतना ही तो कमा रहा है। अब ये क्यों नहीं देख रहे? आज कोरोना को, कोविड 19 को 2-3 साल हो गए जब से इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया है, तब से तेल के प्राइसेस को उन्होंने आसमान छुआ दिया। एंड तब से ही महंगाई ने आसमान छू लिया। और हम ये क्यों नहीं देख पा रहे कि जो हमारे 40 से 50 करोड़ वेरी बिग नंबर जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनका बजट कैसे डिस्टर्ब हो गया क्योंकि उनकी कमाई पे फर्क नहीं पड़ा। कमाई की हम बात कर रहे हैं, बेरोजगारी नहीं देख पा रहे कितनी बेरोजगारी है, उनकी कमाई तो उतनी ही है, ज्यादा उस पर फर्क, मतलब ज्यादा अच्छी कमाई नहीं हुई, बट उनका बजट इतना खराब हो गया। जहां पहले एक डेली वेज वर्कर 4 रोटी खाने का सामर्थ्य रखता था, अनफॉर्चुनेटली आज उसको 2 रोटी खा के ही अपना गुजारा करना पड़ रहा है। जहां वो 1 किलो दाल अफोर्ड कर सकता था, आज वो आधा किलो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। और ये जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये जमीनी हकीकत है, और ये बहुत कंसर्निंग है। और जस्ट लुक एट द धर्मा, आई एम टॉकिंग अबाउट द राष्ट्र धर्मा, आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। क्योंकि इनकी क्या गलती है? इनकी कोई गलती नहीं है। दे आर ह्यूमन, उनके पास ह्यूमन राइट्स हैं। आज तो अपना बेसिक नीड तो जानवर भी पूरी कर रहा है, हम तो ह्यूमन से, हमारे पास तो बेसिक राइट है, उसकी कोई गलती नहीं है। अब भैया उसको जिस प्राइस में मिलेगा उसको तो उस प्राइस में परचेज करना ही पड़ेगा। आम आदमी की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? जिसकी वजह से प्राइस महंगा हुआ है। और गलती किसकी है? जो उन करप्ट लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी गलती है। जैसे भीष्म से गलती हुई थी कि भीष्म ने अपने हाथों चीर हरण नहीं किया, बट उसने आवाज नहीं उठाई, भीष्मा से भी गलती हुई। और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कि हम अधर्म होते हुए चुपचाप देखते रहे, एंड जिसने अधर्म होते हुए देखा इनडायरेक्टली उसने अधर्म का सपोर्ट किया, एंड उसकी तो वाट लग गई। एंड मैं ये नहीं चाहता कि हमारे लाइक किसी की ऐसे वाट लगे, क्योंकि जो अच्छे मार्ग में है, जो धर्म के मार्ग में है, तो आप राष्ट्र धर्म को कैसे भूल सकते हो? राष्ट्र धर्म तो सर्वोपरि है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट धर्म है। और यहाँ पे तो कितने हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 30-40 करोड़ से ज्यादा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ इतना बड़ा इंजस्टिस हुआ है। हमको तो आवाज उठानी ही पड़ेगी, और हम तो आवाज उठा के रहेंगे। ये तो हमारे राष्ट्र धर्म का प्रश्न है कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? आज ही सरकार को पेट्रोल का प्राइस 50 से 60 रुपए करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा ठीक है, अगर हम उन पे दया कर दे तो 70 रुपए बस, उससे ज्यादा हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। ये हमारा अधिकार है, हम डेमोक्रेसी में है। आज ये जो भी सरकार चुनी है वो हम में से ही तो लोगों ने चुनी है। आज वो भी तो आम आदमी है हमारे जैसे, हमारी सहमति से तो हम उनको एक रूल करने का मौका दे रहे हैं। और उनको तो जन कल्याण धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। जहाँ पे हम राम मंदिर की बात करते हैं, हम राम राज्य की बात करते हैं, वहां पे इतना बड़ा अधर्म हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज ही सरकार को जागना पड़ेगा, और वो जो भी करप्शन कर रही है, जो भी छुरा भोंकने का काम कर रही है, ठीक है, हम उन पे ये क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल मैं क्लेम नहीं करूंगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी आज ये अधर्म हो रहा है, उन मासूम लोगों का, उनकी क्या गलती है? आपको तो जगना पड़ेगा। आपको फ्यूल प्राइसेस आज 60 से 70 के बीच में लाना ही पड़ेगा, वही इलाज है महंगाई को कम करने का। ये तो एक बेसिक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब फ्यूल प्राइसेस कम होंगे ऑटोमेटिकली रिलीफ पहुंचेगा, एंड जब रिलीफ पहुंचेगा तो जो वो 2 रोटी कम खा रहा था या एक टाइम भूखा
ऐसे भी डेली वेज वर्कर आप देखोगे आज वो एक टाइम भूखे सो रहे हैं। कितना बड़ा अधर्म उनके साथ हो रहा है। आज वो अच्छे से पेट भर के सो पाएगा, एंड वो अपने बच्चों की अच्छे से एजुकेशन भी तो करा पाएगा। भाई कितने खर्चे हैं, हम तो देख रहे हैं ना, हम तो जीवन जी रहे हैं। आप देखिए कितने सारे खर्चे हैं, सारे खर्चे अफोर्ड कर पाएगा। एक तरफ तो हम सेवा की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम दिन रात इतनी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ हम ऐसा सिचुएशन भी देख रहे हैं कि अज्ञानता वर्ष या किसी भी कारण के वजह से एक तरफ जो पॉजिटिविटी हम स्प्रेड कर रहे हैं उस पे पानी, उसको पूरा स्पॉइल किया जा रहा है। क्योंकि हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है कि सबको भोजन मिले, सब भरपेट खाना खा के सोए। एंड ये आपने फ्यूल प्राइसेस इतने महंगे कर दिए, इतना बड़ा आपने लोगों के साथ इनजस्टिस कर दिया। लोगों को मजबूरी में आज उपवास होना पड़ रहा है। उनकी क्या गलती है? ये तो एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। ये एक राष्ट्र का, राष्ट्र धर्म की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा अधर्म हुआ है। अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हैं, अब मैं करप्ट इसीलिए कह सकता हूँ, मेरे पास अधिकार है, क्योंकि कोई करप्ट क्यों होता है? हरकतों की वजह से होता है। और आज मैं आपके सामने खुलेआम कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, जिसने काशी टेम्पल का इनॉग्रेशन किया, या जितने जिसने जितने भी टेम्पल्स होते हैं, आज शंकराचार्य जी जो है, अलग अलग मठ के जो शंकराचार्य हैं, उनको हमने सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे दिया। और रूलिंग गवर्नमेंट जो करप्ट पॉलिटिशियंस है, हमने उनको सिर पर चढ़ा दिया, उनको प्राइवेट प्राइम इंपॉर्टेंस दे दिया। और वो इतने करप्ट हैं, आज मैं उनका करप्शन आपके सामने डिस्क्लोज करता हूँ। आप क्यों नहीं देखते कि जो जामनगर में जो रिफाइनरी है अंबानी की, जामनगर में जो अंबानी की रिफाइनरीज है, जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, रशिया पे इंटरनेशनल लेवल के सैंक्शंस लग गए। सैंक्शंस का मतलब रोक लग गया। अब कोई भी कंट्री रशिया से तेल परचेज नहीं कर सकता। कोई भी कंट्री का मतलब यूरोप, अमेरिका या जो भी वर्ल्ड पावर्स है, जहां से रशिया को भारी मात्रा में फायदा मिलता है ट्रेड करके, वो सारी कंट्री ने बैन कर दिया। क्योंकि रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने दिन दहाड़े यूक्रेन पे अटैक किया, 20 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया। 20 लाख लोगों से ज्यादा, 20 लाख, 20 लाख पीपल, दे बिकेम होमलेस बिकॉज सिटीज पे अटैक किया। आप क्यों नहीं देखते, उन्होंने सिटीज पे अटैक किया, होमलेस हो गए वो। रशिया आज के टाइम पे उस पे सैंक्शंस लग गए। एंड जस्ट आफ्टर दैट इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, लाइक हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने पता नहीं रशिया के साथ क्या डील करी कि अभी तक हम अरेबियन कंट्री, सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट से तेल परचेज करते थे, अचानक से हमने रशिया से तेल परचेज करना शुरू किया। एंड हमने रशिया से अच्छे रेट में, महंगे रेट में तेल परचेज किया। इतनी शर्म की बात है कि हमारे मिनिस्टर जिनको हम चुपचाप सह रहे हैं और हम अधर्म का साथ निभा रहे हैं, वो खुलेआम ये कहते हैं कि हम रशिया से सस्ते में तेल खरीदते हैं। तो उन्होंने हमको बेवकूफ समझ रखा है, हम चने चबा रहे हैं, हमको प्राइसेस दिख नहीं रहे। अगर आप सस्ते रेट में तेल खरीदते तो रिकॉर्ड प्राइसेस कैसे होते? तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस 70 रुपए होना चाहिए था, और बुरे से बुरे हाल में 80 रुपए होना चाहिए था। हमने ऐसे भी दिन देखे जहाँ पे हमारे फ्यूल प्राइसेस 130 रुपए थे, 120 रुपए थे, 100 रुपए थे। आप कितने बड़े अधर्म कर रहे हो। आप इतने सारे 140 करोड़ लोगों के सामने आप इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हो। और आपको हो सकता है कि आप, आपका इंटेंशन क्या है क्या नहीं है वो तो एक अलग बात है, बट ये तो एक लॉ है कि आप इतने लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हो। आप कितना बड़ा महापाप कर रहे हो, आप अधर्म कर रहे हो, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। और हम आपका साथ कैसे निभा सकते हैं? भाई आपका तो पता नहीं, बट मैं तो बिल्कुल भी इस अधर्म का साथ नहीं निभा सकता। ये तो एक धर्म संकट की बात है। ये तो एक घोर कलयुग की बात है कि जहाँ पे इतना बड़ा हम एक माया जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि एक माया जाल है और ज्ञानी ही तो इस माया जाल से बाहर निकलेगा। इसलिए शिवयोग के मार्ग में, या लॉर्ड शिवा की टीचिंग, कृष्णा लॉर्ड कृष्णा की टीचिंग में ये ज्ञान को बड़ा महत्व दिया गया है कि आप खूब तपस्या कर रहे हो, दिन रात किसी ने तपस्या में लगा दी, बट
अगर वो ज्ञान नहीं है उसके अंदर और वो ऐसे ट्रैप में फंस गया, तो उसका तो जो उसने तपस्या करके प्योरिटी हासिल करी, उससे ज्यादा कीचड़ वो अपने ऊपर, क्योंकि कितना बड़ा ये इनजस्टिस हमको नहीं दिख रहा कि हमारे मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि हम सस्ते रेट से तेल परचेज कर रहे हैं, वो जो इंटरनेशनल मीडिया है उनको ये कहते हैं कि हमारी मर्जी, हमारा पैसा, हम चाहे यूरोप से तेल खरीदे, हम चाहे रशिया से खरीदे या मिडल ईस्ट से खरीदे, हमारा मर्जी। तो हम उन मिनिस्टर्स को ये कहना चाहते हैं कि सॉरी टू से, ये पैसा आपका नहीं है, ये आम आदमी का है। इस पैसे में उस उन 40 करोड़ लोगों का भी हक है जो आज इतने बड़े इनजस्टिस का सामना कर रहे हैं, जिनको जो एक टाइम आज भूखा सो रहे हैं, ऐसे लोगों का भी उसमें हिस्सा है, क्योंकि वो भी जीएसटी दे रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? आप कैसे डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर कर सकते हो? हम तो डेमोक्रेसी है, हम पे आप ऐसे कैसे डिक्टेटरशिप वाला काम कर सकते हो? और आप कैसे दिन मतलब ओपनली आप झूठ कह सकते हो? तो यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी देखो, मर्जी आप चलाओ, बट जहाँ पे देश का साथ अधर्म हो रहा है वहाँ पे हम मर्जी नहीं चलने देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे राष्ट्र धर्म की बात है। हम तो आपका विरोध करके ही रहेंगे। जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ जस्टिस हो रहा है वो हम कैसे होने दे सकते हैं? वो हम बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। आपको तो जागना पड़ेगा ही, और आपको अपनी गलतियां सुधारना पड़ेगा ही, क्योंकि राष्ट्र का साथ जो ये अधर्म हो रहा है ये तो सबके लिए हानिकारक है। आप क्यों नहीं देखते कि आपकी कितनी वाट लगने वाली है? भाई आप तो अधर्म के मेन रोल में प्ले कर रहे हो। ये जब चीर हरण हुआ था तो जिसने चीर हरण किया उस पे तो कितना दोष लगा होगा, तो आप तो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हो। आप कैसे नहीं देख रहे कितने लोगों का आज दिक्कत वो सामना कर रहे हैं? और मैं आपको करप्शन बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको करप्शन बताया ही नहीं, अभी तक तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि वॉर हुआ, सैंक्शंस लगे, इंडिया ने रशिया से अच्छे रेट में तेल खरीदना शुरू किया, और जामनगर की रिफाइनरी में उसको प्रोसेस किया, एंड आज इंडिया एक बहुत लार्ज एक्सपोर्टर है तेल का। कितनी शर्म की बात है, एक तरफ 100 रुपए का तेल आम भारतवासी कंज्यूम कर रहा है, और एक तरफ भारत सरकार रिकॉर्ड लेवल पे तेल एक्सपोर्ट कर रही है। अरे भाई, हम एक्सपोर्ट कब करते हैं? जब हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, जो भी चीज हमारे पास एक्सेस होती है हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास तेल एक्सेस है तो आपने इतना महंगाई कैसे कर दी? आपने इतने हाई प्राइसेस तेल के कैसे कर दिए? आप इतना भद्दा मजाक देश के साथ कैसे कर सकते हो? और आप अब रियलाइज करो कि आप जिनको भगवान मानते हो या जिनकी आप आंख बंद करके भक्ति करते हो, अंधभक्ति करते हो, लाइक लाइक ऑल द लीडर्स, ऑल द पॉलिटिशियंस, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो करप्ट होता ही है। आज आप देखो ना, कैसे केजरीवाल या पावर का मिसयूज करके कैसे कैसे वो अधर्म कर रहे हैं। एंड कितनी शर्म की बात है कि ऐसे लोग हमारे मंदिरों का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये तो एक बहुत शर्म की बात है कि ऐसे लोग राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जहाँ पे राम राज्य की हम बात करते हैं, धर्मा की बात करते हैं। एंड ये देश के सामने उस रिफाइनरी में रिकॉर्ड लेवल का एक्सपोर्ट हो रहा है। आप उठा के तो देखिए, आप न्यूज तो देखिए, आप रिकॉर्ड्स देखिए, आपको पता चलेगा। एंड देश में रिकॉर्ड लेवल पे आपने डीजल का प्राइस कर दिया, जहाँ पे कि 30 से 40, 40 से 50 करोड़ जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है उन पे कितना प्रेशर क्रिएट हुआ महंगाई बढ़ने की वजह से। महंगाई आज रिकॉर्ड लेवल पे है, वो एक टाइम भूखे सो रहे हैं, और आप एक तरफ, और वो क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? रशिया डायरेक्टली नहीं कर सकता एक्सपोर्ट, उस पर सैंक्शन लगा है, तो वो इंडिया के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहा है, और जो पैसा आ रहा है उसमें एक हिस्सा हो सकता है कि भारत सरकार को मिल रहा है, बट एक हिस्सा रशिया के पास भी तो जा रहा है। एक तरह से आप आम आदमी के थाली से रोटी छीन छीन के आप रशिया को खिला रहे हो। और आप क्यों नहीं देखते कि वो जो जामनगर की रिफाइनरी है किसकी है? वो अंबानीज की है, अंबानीज को भी एक हिस्सा मिल रहा है। और आप क्यों नहीं देखते कि आपने 40 करोड़ लोगों की थाली से रोटी छीन छीन के आज अंबानी बड़े लेवल पे, इतनी ह्यूज लेवल पे शादियां कर रहे हैं। एंड अपनी जैसे उनकी जो शादी है राधिका मर्चेंट एंड अनंत अंबानी की जो शादी है वहां पे रिहाना को बुलाते हैं,
जस्टिन बीबर को बुलाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस तो परफॉर्मेंस के नाम पे लुटा देते हैं। अब आप ये कहोगे कि मेरी इतनी हिम्मत की मैं उन पे प्रश्न उठाऊं? अरे भाई, उनकी मेहनत की कमाई है, उनकी मर्जी, वो जैसे मर्जी वैसे स्पेंड करे। तो ये बात मैं बिल्कुल आपकी एग्री करता हूँ कि आई हैव नो राइट कि अगर किसी की मेहनत की कमाई है उसको जैसे खर्च करना है करो भैया। मेरी क्या औकात है? मैं तो क्या हूँ उनके सामने? मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई अधिकार नहीं है। बट मैं ये तो यहाँ पे धर्म की बात कहता हूँ। मैं धर्म की बात ये कहता हूँ कि आपकी रिफाइनरी में इतना बड़ा अधर्म हो रहा है कि आप क्यों नहीं देखते कि 40 करोड़ लोगों का आपने एक टाइम की रोटी छीन ली। जो डेली वेज वर्कर है, आज वो 1 किलो दाल अफोर्ड कर सकता था, आज वो आधा किलो दाल अफोर्ड कर रहा है। और आप एक हिस्सा ले रहे हो इस अधर्म में, क्योंकि जो आप ये तेल एक्सपोर्ट कर रहे हो उसी का तो एक आपको कमाई मिल रही है, और उस कमाई का ही तो आप खर्चा कर रहे हो। तो हम क्यों ना प्रश्न उठाए? प्रश्न तो यहाँ पे उठेगा। और अगर मैं ना उठाऊं तो लॉ ऑफ कर्मा तो उठाएगा ही उठाएगा। जहां पे लॉ ऑफ कर्मा ने तो भीष्म जैसे इतने बड़े, इतने पावरफुल, इतने बलवान को नहीं छोड़ा। जब उसकी वाट लग गई भीष्म की, आज उसको इतना दंड भोगना पड़ा। तो आप ये क्यों नहीं देखते कि कितना बड़ा अधर्म आप कर रहे हो, कितना बड़ा अधर्म आपके यहाँ पे हो रहा है? तो आपको तो जगना पड़ेगा ही। एक तरफ तो आप शंकरा लाइक इतने संतों को बुलाते हो एंड करते हो, इतने इतने सेलिब्रिटीज को बुलाते हो, करते हो एंड वो सब करते हो, और एक तरफ आप एक इतनी चैरिटी आप करते हो। एक तरफ तो आप इतनी चैरिटी करते हो। जब वो शादी हुई थी तो आपने कितने लोगों को भोजन कराया? हफ्तों तक आपने कितने लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको आपने भोजन कराया। और आप क्यों नहीं देखते कि आज आपकी उस कुकर्म की वजह से, क्योंकि जो आप वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हो मास मैसिव लेवल पे, अरे भाई, एक्सपोर्ट आप इतना कर रहे हो इसीलिए तो आज आपने फ्यूल इतना महंगा किया। जब भी हम किसी भी चीज को महंगा करते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। आज आपको अगर कहीं जाना है तो आप गाड़ी लेके जाना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूल इतना महंगा हो गया, यार चलो मेट्रो से चल पड़ते हैं, पैसा बचा लेते हैं फ्यूल का। तो डिमांड कम हो जाती है, और वो जब डिमांड कम हो जाती है तो वो जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट करके दुनिया को सेल करते हैं। तो कितना बड़ा ये एक गद्दारी, एक अधर्म हमारे सामने हो रहा है। तो आप इसको देखिए, आप जागिए। ये मैं राष्ट्र धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं तो आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ। और ये जो भी मैं भी कह रहा हूँ ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आपकी मर्जी, आपको इसको अडॉप्ट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ठीक है। एवरीबडी हैज गॉट द फ्री विल, एवरीबडी हैज गॉट द फ्री विल। एंड आप चाहो तो इस चीज को क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं, बट जागने की बारी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे भाई बहन की बात आ गई है। उनकी आवाज तो हमको ऊपर तक उठानी पड़ेगी, उनका उनका साथ अपने को निभाना पड़ेगा। द बेस्ट आई कैन डू इज आई कैन सपोर्ट, आई कैन रेज द वॉइस इन द डेमोक्रेसी। द बेस्ट आई कैन डू इज आई कैन पोलाइटली, मैं एकदम पोलाइटली, मैंने ना तो किसी को गाली दी, ना मैंने कोई अंडशंड बात करी, मैंने एकदम पोलाइटली और मैंने एकदम लॉजिकल बात करी, फैक्ट्स की बात करी। ये सब तो रिकॉर्ड्स की बात है। अनफॉर्चुनेटली अब तो सरकार चाह के भी इस चीज को अनडू नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब तो रिकॉर्ड्स में आ चुका है। ये ये सारा ये तो भांडा तो फूट चुका है। एक बार जब भांडा फूट जाता है तो वो अनडू नहीं हो सकता है। और ये भी मेरे को समझ में थोड़ा कम आता है कि अगर आपको कॉन्स्पिरेसी करनी ही थी तो आपने इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स कैसे कर दिए? कि कॉन्स्पिरेसी तो चुपके से की जाती है, ऐसे की जाती है कि आम आदमी को हवा भी ना लगे। और आपने ये जो कॉन्स्पिरेसी करी है, ये तो थोड़ा अगर कोई एफर्ट लगाए तो कोई भी इसको डिकोड कर सकता है। ये भी एक थोड़ा अलग कंसेप्ट है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, बट ये बिल्कुल फैक्ट है कि कैसे हमारे साथ दिक्कत सामना हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये आपसे डिस्कस किया कि आत्मनिर्भर भारत फेल हो गया। तो अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे चाइना क्या क्या रोल है? यहाँ पे चाइना का क्या रोल है? क्योंकि अल्टीमेटली अपने को तो, हमने जो डिस्कशन किया था वो तो डिपेंडेंस ऑन चाइना की बात करी थी। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत मतलब 6 से 7 लाख करोड़ रुपए डाइल्यूट करने के बाद भी आज चाइना अगर हमारा टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इसका मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस भारत पे है। अरे, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप क्यों नहीं देख पाते कि
जो आपके ऑनरेबल या जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तो वो बीसियों बार चाइना के चक्कर काट चुके हैं। अरे जो ये आपके जो पहले ये चीफ मिनिस्टर थे, इनके पास ऐसी कौन सी जादू जादू की छड़ी थी, इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि इन्होंने गुजरात में हिस्टोरिक लेवल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा दिया। अरे भाई, गुजरात सरकार के पास तो पहले भी इतने पैसे नहीं थे, और इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इतने पैसे नहीं थे। भाई अचानक से इन्होंने ऐसे कैसा टैक्स लेना शुरू कर दिया? टैक्स तो उतना ही लिया इन्होंने जो पहले की सरकारों ने लिया। तो इन्होंने ऐसा क्या करप्शन रोक दिया या क्या कर दिया कि इतने मैसिव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया? वो तो चाइना का पैसा है, क्यों नहीं आप देख पा रहे? आप थोड़ा पन्ने पलट के देखिए, थोड़ा पीछे तो जाइए। क्यों नहीं आप देख पा रहे कि 20 चक्कर, 20 से ज्यादा चक्कर इनके चाइना के लगते थे? और इसको कहते हैं पावर पॉलिटिक्स। एंड चाइना, हम देव होइए, चाइना तो पावर पॉलिटिक्स करने में नंबर 1 है। आज चाइना ने श्रीलंका पे कितना, श्रीलंका के जो पोर्ट्स हैं उसको खरीद लिया। और आप क्यों नहीं देख रहे, श्रीलंका दिवालिया हो गया। तो दिवालिया करना एक तरीका है उस रीजन को पूरी तरीके से कंट्रोल करना। आज श्रीलंका, आप थोड़ा अगर देखें, 2-3 साल पहले श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, इतना कर्जदार आज श्रीलंका है। आज चाइना का सबसे बड़ा कर्जा है श्रीलंका पे। चाइना ने बेवकूफ बनाया, पहले तो खूब उसने फंडिंग करी, अब उसको दिवालिया कर दिया। अब श्रीलंका को वो अपने उंगलियों पे नचा रहा है। अब म्यांमार में क्यों नहीं देखते? म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है उसमें चाइना का रोल आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? अब चाइना अफ्रीका में कितने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, चाइना ने यूके में कितने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स किया है। दिस इज द पावर पॉलिटिक्स, कि खूब बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके वहां के लीडर को अपनी उंगलियों पे नचाना। और यही तो चाइना ने गुजरात में भी किया है। क्योंकि ये तो मैं बिल्कुल ओपन चैलेंज कर सकता हूँ, ये तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बात रख सकते हैं कि गवर्नमेंट हमको प्रूफ करके दिखाए कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया इतने बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का। कौन सा उन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स कर दिए? इट इज नॉट फिजिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। गुजरात सरकार के पास इतना पैसा है ही नहीं जिस लेवल का आप वहां पे डेवलपमेंट देखते हो। और आज उन्होंने हमको ऐसे बेवकूफ बनाया कि वहां के डेवलपमेंट मॉडल को इतना प्रमोट किया, जो कि है, इसमें बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता, वहां का डेवलपमेंट मॉडल मैजिकल है। कोई भी देखेगा तो इम्प्रेस हो जाएगा कि कितना शानदार डेवलपमेंट मॉडल हुआ है। बट वहां पे चाइना का पैसा है, चाइना का इन्फ्लुएंस है। और उसी मॉडल को देख के आज हमने हमारा प्राइम मिनिस्टर चुना। एंड प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, बहुत लुभावनी बातें करी, बट हमेशा गलती करी। स्किल इंडिया मूवमेंट, स्किल इंडिया मिशन वॉज अ कंप्लीट फेलियर। क्योंकि अगर स्किल इंडिया मिशन सक्सेसफुल होता तो आज रिकॉर्ड लेवल पे रोजगार होता। और अगर आपका मेक इन इंडिया वॉज नॉट सक्सेसफुल, छोटे लेवल पे तो हर चीज सक्सेसफुल हो जाती है, बट बड़े लेवल पे मेक इन इंडिया वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। क्योंकि मेक इन इंडिया कितना अच्छा विजन था कि बाहर की इंडस्ट्रीज को हमने कहा कि आप भारत में आके प्लांट लगाओ, आप भारत के लोगों को रोजगार दो। अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होता तो आज इंडिया में रिकॉर्ड लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। एक एक जॉब के लिए 40-40 लाख लोग अप्लाई नहीं करते। ये अब ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। अब क्या करें, ये जो फैक्ट है सो फैक्ट है। हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप अंधभक्ति में इतने ज्यादा मगन हो कि आप ये सब बातें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। बट यहाँ पे तो मैं राष्ट्र धर्म की बात कर रहा हूँ, जो सत्य है वो तो बताना ही पड़ेगा। इतने धर्म संकट की बात है। नहीं तो भीष्म जो इतने फ्रूटफुल थे, उनकी अगर वाट लग गई तो हमारा क्या है? भाई हम तो कलयुग में है, वो तो सब, वो तो जो भी युग में थे उसमें जब उसकी वाट लग गई तो हम कैसे अधर्म कर सकते हैं? तो जो आपसे कहा जा रहा है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें दिन रात का अंतर है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। आप क्यों नहीं देखते? आप क्यों नहीं देख रहे कि सरकार खुलेआम इतने लोगों का कमर तोड़ रही है? ये एक देश को दिवालिया करने की साजिश है। आप इसको देखिए। आप श्रीलंका का एग्जाम्पल को क्यों नहीं देखते? क्योंकि अगर सरकार इनोसेंट होती, सरकार अच्छी होती, तो वो कभी 100 रुपए, 130 रुपए फ्यूल प्राइसेस नहीं लेके जाती। अरे भाई, 100 रुपए फ्यूल प्राइसेस से आपको क्यों नहीं दिख रहा? जो बिलो पावर्टी वाले लाइन के लोग हैं
पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं भैया। कैसे वो अफोर्ड करेंगे? आप क्यों नहीं देख रहे प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं? आप जागिए, आप जागिए, क्या हालत उनकी दुर्दशा हो गई। और अब लोअर मिडिल क्लास के लोग बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं। और अब अगर आपको और जानना है, आप 71 पेपर लीक्स क्यों नहीं देख रहे? किसी कंट्री में आज तक कभी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को छोड़ो, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में कभी 71 पेपर लीक्स नहीं हुए हैं। आप इसको जानिए, आप इसको देखिए। अगर सरकार की नीयत अच्छी होती तो 71 पेपर लीक्स कभी नहीं होते। किसी माफिया की इतनी मजाल जो 71 पेपर लीक वो करा दे, तो जब भी पॉसिबल है जब सरकार चुपचाप ये होते हुए देखे। कौन सी सरकार देश के युवाओं का भविष्य खराब करना चाहती है? क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो आम इंसान, आम नागरिक का भविष्य खराब हो जाता है। क्योंकि वो जो सीट डिजर्व करता था, वो जो नौकरी डिजर्व करता था, अब वो एक नटवर लाल, एक मुन्ना लाल, वो बांग्लादेश का नटवर लाल, पाकिस्तान का नटवर लाल, जो हिंदू का कॉस्ट्यूम ओढ़े आज बैठा हुआ है, वो कंज्यूम कर रहा है उस सीट को। आपको ये बात मतलब मानना पड़ेगा। इट्स अ फैक्ट। ये एक बहुत गंदा सत्य मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। द CAA एंड वो सारा जो भी है कॉन्स्पिरेसी, वो भी बहुत गंदी कॉन्स्पिरेसी है। उस पर मैं खुल के आपसे बिल्कुल चर्चा करूंगा। लाइक आई एम कलेक्टिंग सम वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। जैसे अभी मैंने आपके सामने वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश किया, वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस मैं आपके सामने पेश करूंगा। तब मैं आपके सामने एक बहुत धर्म संकट जो हम कह रहे हैं, राष्ट्र धर्म की बात है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। अब 71 पेपर लीक को अगर चुपचाप सपोर्ट कर रहे हो तो आप देश के युवाओं के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। देश की युवाओं की क्या गलती, उनकी क्या गलती? वो तो GST भी भर रहे हैं, एंड वो तो ईमानदारी के साथ सारा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। वो तो देश नेशन बिल्डिंग का काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। मौका कैसे मिलेगा भाई? 71 पेपर लीक आप कर रहे हो, कितने नटवर लाल, कितने मुन्ना लाल उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, उनकी सीट्स छीन रहे हैं। तो ये देश में क्या हो रहा है? अगर किसी सरकार की नीयत साफ होती तो क्या कभी ऐसा होता? आप इस बात को जरूर जानने की कोशिश करिएगा। क्यों नहीं आप चाइना का इन्फ्लुएंस देख रहे? ये सारी हरकतें करके ही तो देश को तोड़ा जाता है। तो देश को तोड़ने का काम हो रहा है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि जब देश टूटेगा, जब देश दिवालिया होगा, तभी तो देश पे राज किया जाएगा, जैसे श्रीलंका पे अभी किया जा रहा है। और अगर हम चुपचाप ऐसे ही देखते रहे, अरे भाई मैं तो आपको एक और बात कहता हूँ, आप कैसे इतने बड़े मूर्ख हो सकते हो? लाइक मैंने आज तक कभी इतने महामूर्ख नहीं देखे जो अंधभक्ति में। अब तो मैं खुल के आपको ये सब कह भी सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूँ, मुझे तो क्रिटिसाइज करना ही पड़ेगा। जो अंधभक्त है उसको तो मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सबकी बहुत आदर करता हूँ। आई रेस्पेक्ट द पीपल। बट जो अंधभक्त है, जो आज बिना कुछ जाने समझे अंधभक्ति कर रहा है एंड ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहा है, मैं आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुल के कहता हूँ, यू आर अ डोंकी, यू आर अ महामूर्ख, यू आर अ अधर्मी। आप क्यों नहीं देख रहे? आप यू आर अ गद्दार। आप देश के साथ बहुत बड़ा गद्दारी कर रहे हो। सॉरी टू से, बट इट्स अ फैक्ट। कितनी बड़ी आप गलतियां कर रहे हो, बट अभी भी आपके पास मौका है जागने का। आप जागिए, आप आवाज उठाइए। भाई मैं ये नहीं कहता कि आप किसी का विरोध करिए, मैं ये कहता हूँ कि गलत एक्शन का विरोध करिए। करना ही पड़ेगा, ये तो राष्ट्र धर्म की बात है। नहीं तो इतना गंदा ये धर्म संकट है कि वाट तो लगनी ही है, और इतनी गंदी वाट लगेगी। यहाँ पे 140 करोड़ लोगों के साथ इनजस्टिस हो गए, तो ये तो गंदे से गंदा पाप की बात है। कैसे तो इस पाप से आप शुद्धि करोगे? कैसे तो आपका कल्याण होगा? इसलिए आप जागिए। आप अभी नहीं जाओगे तो कब जागोगे? जागना तो पड़ेगा ही। अगर आपको अपना कल्याण करना है तो यही आपके सामने रास्ता है। और अभी तो मैं आपसे और भी बातें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने मोमेंटम हासिल कर लिया है अभी। अरे भाई एक और बात आप सुन लो, इसलिए तो मैं इतना गुस्सा हो गया आप पे कि मुझे आपसे आपको डांटना पड़ गया, आपको मेरे को इतनी सब बातें मूर्ख वगैरह कहना पड़ गया, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है आपकी मूर्खता पे। हो सकता है कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि इंटेंशन आपका नहीं, बट इंटेंशन कौन देखता है? एक्शन देखा जाता है। एक्शन मतलब नहीं, इंटेंशन भी देखा जाता है, दैट्स अ फैक्ट, बट एक्शन, कर्मा कर्मा में एक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब
भीष्म पितामह का हो सकता है कि इंटेंशन तो उसका हमेशा अच्छा है, वो तो धर्मात्मा है भाई, भीष्म पितामह इज धर्मात्मा, उसका इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव है। बट अज्ञानता पूर्वक उसने चुपचाप अधर्म होने दिया, उसने आवाज नहीं उठाई, तो उसको तो दंड भुगतना पड़ा। वो चीज हमारे साथ भी हो सकती है। तो मैं आपके सामने एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको मैं सिद्ध करता हूँ कि आपके लीडर्स की, जिनको आप अंधभक्ति कर रहे हैं, जो आपके करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, वो गद्दार हैं, वो करप्ट हैं, वो देश के गद्दार हैं। मैं आज आपको प्रूफ करके बताता हूँ। मैं ऐसे ही बताऊंगा प्रूफ करके, आपको थोड़ा मेरा साथ निभाना पड़ेगा। तो देखो, आइडिया क्या है, महंगाई बढ़ती है तो डिमांड घटती है, इसको आप समझिए। अब तो समझना पड़ेगा ही, क्या करें, एकदम संकट है ये। जब महंगाई बढ़ती है, जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम अपना बजट कम कर देते हैं, हम अपनी पॉकेट्स टाइट कर लेते हैं, जो फालतू के खर्चे हैं वो हम कम कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है। पूरे मैक्रो लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जब डिमांड कम होता है तो प्रोडक्शन कम होता है, इस बात को आप समझिए। क्योंकि जब डिमांड कम हो गई तो सप्लाई कम करना ही पड़ेगा भाई, कौन लॉस बुक करना चाहता है। अरे भाई मैंने जब डिमांड 10 पीस की है, मैं 100 पीस क्यों बनाऊंगा, पागल थोड़ी ना हूँ, जितनी डिमांड होगी उतना ही तो बनाऊंगा। तो जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी जब डिमांड घटती है तो सप्लाई भी घट जाती है। जब सप्लाई घटती है, जब प्रोडक्शन घटता है, तो देश की जीडीपी कम होती है। जब प्रोडक्शन घटता है तो देश की जीडीपी कम होती है। एंड ऑल्सो जब प्रोडक्शन घटता है तो कंपनियां लॉस बुक करती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लॉस बुक करती है, क्योंकि उनके पास रेवेन्यू कम आ रहा है ना। तो वो कटिंग करती है, जॉब जॉब कटिंग करती है, लोगों को नौकरी से निकाल देती है। तभी तो रिकॉर्ड लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जब रिकॉर्ड लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो लोगों के पास पैसा नहीं होता, उनकी पगार कट जाती है। एंड ये फिर फर्दर डिमांड आपकी कम हो जाती है, फर्दर डिमांड आपकी कम हो जाती है। आप इस बात को समझिए, ये बिल्कुल, जब फर्दर डिमांड कम हो जाती है, फर्दर प्रोडक्शन कम होता है, और फर्दर आपका क्या कहते हैं, ये एक पहिया है जो उल्टी दिशा में चल रहा है, और ये इतनी बुरी दिशा में चल रहा है कि ये देश को तोड़ रहा है, देश की कमर तोड़ रहा है, देश की इकोनॉमी को तोड़ रहा है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, आप क्यों नहीं देख रहे कि देश के साथ कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। हमको तो ये देखना ही पड़ेगा, ये एकदम संकट की बात है, ये राष्ट्रधर्म की बात है। यहाँ पे तो हम चुप नहीं रह सकते, यहाँ पे अगर आप चुप हो गए तो आपकी तो वाट लगनी तय है। मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं एकदम लॉ ऑफ कर्मा, लॉजिकल बात आपके सामने रख रहा हूँ। ये तो धर्म अपने को निभाना ही पड़ेगा, क्यों नहीं हम देख रहे कि। और आप देखो तो इस ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, यहाँ पे मैंने अपने मन से कोई बात नहीं करी। अगर आप इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखते हैं, आप अगर आप इकोनॉमिक्स के जानकार हैं, या आपके कांटेक्ट में कोई इकोनॉमिक्स के जानकार है, आप उनसे ये मेरी सारी बातें क्रॉस वैलिडेट कराइए कि जब महंगाई बढ़ती है, इसीलिए तो इन्फ्लेशन को कैंसर कहते हैं। इन्फ्लेशन इज अ कैंसर टू द इकोनॉमी, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बिल्कुल फैक्ट है ये तो। मैं अपने घर के लिए जो सामान मंगाता हूँ, मैं तो रोज देखता हूँ कि महंगाई इतनी बढ़ रही है। तो महंगाई कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है, आज के टाइम पे हर चीज महंगा हो गया है। इन्फ्लेशन एक ग्राउंड रियलिटी है, और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डिमांड घटती है, जब डिमांड घटता है तो प्रोडक्शन घटता है, जीडीपी घटता है, और जब प्रोडक्शन घटता है तो कंपनीज लॉस बुक करती है, जॉब कटिंग होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो डिमांड और फर्दर घटता है, और ये घटता ही चला जाता है। जॉब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही चला जाता है, और जीडीपी घटती ही चली जाती है। इतनी शर्म की बात है कि हमारी ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इकोनॉमिक सर्वे वाले जो लोग हैं, ये मुंह उठा उठा के ऐसे ऐसे नंबर्स हमको दिखाते हैं, हमको ये बेवकूफ बना रहे हैं सरेआम। क्योंकि इकोनॉमिक प्रिंसिपल तो ये कहता है कि जब इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड तोड़ होता है, तो जीडीपी ग्रोथ तो इम्पॉसिबल है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और आप इतने बड़े बड़े मुंह उठा के नंबर आप हमको दिखाते हो, आप हमको कैसे ऐसे बेवकूफ बना सकते हो। अरे भाई, हो सकता है कि पूरा देश बेवकूफ हो, बट मैं तो ओपनली कहता हूँ कि मैं कैसे बेवकूफ हो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो राष्ट्र धर्म की बात हो रही है। यहाँ पे तो मेरे को तो अपना जीवन का
हार करना है। और मुझे ये, मैं तो इस बात से बड़ा खुश हूं कि सिंस मैं इस अधर्म के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ, तो ये जो भी यूनिवर्स की एनर्जीज है ये मेरा साथ निभाएगी। क्योंकि मैं तो, जो हमारे वैदिक साइंस है, मैं तो उसका सहारा लेके एक हिम्मत करके आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। ये तो रखना ही पड़ेगा, और इसका फल भी तो मुझे मिलना ही पड़ेगा। आज इस ये जो भी है मैं राष्ट्र धर्म के लिए ये जो कार्य कर रहा हूँ, इसका तो फल मुझे मिलके ही रहेगा। ये तो मैं लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रहा हूँ, और मैं तो आपको भी एक मौका दे रहा हूँ मीठा मीठा फल खाने का, कि ये जो अधर्म है इसके खिलाफ आप आवाज उठाना ही पड़ेगा। क्या करें, ये धर्म संकट की बात है। आप आवाज उठाइए और देखिए कैसे वो नंबर्स के साथ आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे क्या भरोसा। अरे भाई, आप क्यों नहीं देखते? आप कैसे इतने बड़े अंधभक्त हो सकते हो? कैसे आप इतने बड़े, हाँ, मूर्ख हो सकते हो? आप तो डोंकीज के भी डोंकीज हो। आप कैसे, आप ऐसा काम कर सकते हो? आपको दिखता नहीं? हमारे किसान भाई बहन 1 साल से ज्यादा दिल्ली की सड़क पे कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, आपको दिख नहीं रहा ये बात? आपको ये नहीं दिखता कितनी भरी ठंड में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया? हजारों लोगों ने सुसाइड किया उसमें। अरे, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि वो उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। कितने बड़े वो महामूर्ख है कि वो उन किसानों को टेररिस्ट कह रहे हैं। उनसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अरे भाई, आप सबको टेररिस्ट कैसे कह सकते हो? क्या 1 लाख टेररिस्ट भारत में है? अरे वो तो अन्नदाता है, उनको आप कैसे 1 लाख लोगों को टेररिस्ट कह सकते हो? मैं ये बिल्कुल बात मानता हूँ कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स जरूर होंगे, कुछ टेररिस्ट हो सकता है कि होंगे, बट वो 1 लाख लोग, वो भी तो हमारे भाई बहन है। अरे भाई, हरियाणा, पंजाब, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा है? आप भी तो देश तोड़ने का काम कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप कितने बड़े मूर्ख हो। आप भी तो देश को तोड़ रहे हो। फिर आप, जब देश टूटता है तो फिर आप रोते हो। आपको दिख नहीं रहा? आप, क्या आप उनके लिए खड़े हुए? क्या आपने उनके लिए आवाज उठाई? नहीं उठाई तो आप अधर्म के हिस्सेदार बन गए। आप क्यों नहीं समझते? अरे भाई, आप ऐसे लीडर को कैसे सपोर्ट कर सकते हो जो इतना गवार है कि वो 12 महीने तक किसानों को रोड पे तड़पाता रहा और मरने छोड़ दिया, और एक दिन हाथ जोड़ के, ड्रामा करके, थोड़े आंसू से टपका के लोगों को बेवकूफ बना दिया। तो कैसे कैसे आप ये बर्दाश्त कर सकते हो? कैसे आप इतनी बड़ी मूर्खता कर सकते हो? ये मुझे तो बिल्कुल हजम नहीं होता है। मुझे तो ये, लाइक, इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी कि वी कैन हैव सच फूड्स। आई एम सॉरी, बट इट्स अ फैक्ट जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। ये एक वो सीरियस इशू मैं रख रहा हूँ कि जो इंसान किसानों के लिए खड़ा नहीं हो सकता, जो किसानों का दर्द नहीं देख सकता, कि भाई आज आप क्या फार्मर्स का आप उद्धार करने की बात कर रहे थे फार्म बिल से। अरे भाई, जो आपने फ्यूल प्राइसेस इतने बढ़ाए हैं, इतनी महंगाई बढ़ाई है, सबसे ज्यादा नुकसान तो फार्मर्स का भी हो रहा है, क्योंकि फार्मर्स का जो मार्जिन है वो एकदम मिनिमाइज हो गया। फार्मर्स का बहुत बुरा हाल हो गया है आपके इस महंगाई की वजह से, इस हाई फ्यूल प्राइसेस की वजह से, क्योंकि कमोडिटीज के प्राइसेस सफर करे हैं बहुत ज्यादा। आप कैसे, तो आप, अरे भाई, जो स्टूडेंट्स का आप भला नहीं कर पा रहे, इतनी बड़ी बड़ी आप करप्शन आप देश के सामने कर रहे हो, कैसे तो आप किसानों का भला करोगे? अरे, फार्म बिल कितना वो गंदा था, उससे हमारे किसान को लूट लिया जाता। आप इस बात को बिल्कुल, अब इस पे मैं फिर एक डिटेल, अच्छे अच्छे एविडेंस के साथ एक लॉजिकल डिस्कशन आपके साथ करूंगा। लाइक, इसलिए उसको काला कानून जो क्या कहा जाता है वो बिल्कुल सही है। किसान ये 100 साल से ज्यादा से ये किसानी कर रहे हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा के जो किसान है, उनको सरकार की रग रग से पता है। उनको पता है कि क्या कॉन्स्पिरेसी रची गई है। और ये सिख कम्युनिटी की एक खासियत है कि वो इतने धर्म की जब बात आती है, जब यूनिटी की बात आती है, तो वो अपनी जान पे लड़ लेते हैं। And उनका कितना बड़ा योगदान है हमको आजादी दिलाने में, और हम उनका साथ नहीं निभा रहे हैं। और हम ये जो मूर्ख, जो अधर्मी करप्ट पॉलिटिशियंस है, हम अंधभक्ति उनकी कर रहे हैं। तो ये तो आप बहुत बड़ा अधर्म कर रहे हो, इसलिए आप जागिए। आपसे जितनी गलतियां हो गई वो तो हो गई, अब उसमें क्या करा जा सकता है? बट आज आप पे कुछ अच्छी कृपा हो गई है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने अपना मार्ग सही कर दिया, तो आप पे कृपा हुई है। आप इस बात को समझिए। आपको भगवान ने आपको एक रास्ता दिखाया है कि अब आप एक जग जाइए। ये जो आप कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग।
आपको राष्ट्र धर्म तो निभाना ही पड़ेगा, ये तो धर्म संकट है। राष्ट्र धर्म अगर आप नहीं निभाओगे तो इतने लोगों के साथ आप गद्दारी करोगे। आप क्यों नहीं उसको देख रहे हैं? कैसे आप अभी आप किसानों का हमको साथ निभाना ही पड़ेगा। वो हमारे भाई बहन है, हरियाणा पंजाब के हैं, कौन सा वो पाकिस्तान के हैं हम। और आप देख नहीं रहे उनका कितना दिल टूटता है जब देश उनका साथ नहीं निभाता। एंड वही लोग तो फिर देश के साथ कॉन्स्पिरेसीज करते हैं। और जब कॉन्स्पिरेसीज होती है फिर हम भगवान को पूछते हैं कि हे भगवान, मेरे से क्या गलती हो गई जो मुझे ऐसा भोगना पड़ रहा है, या मुझे ऐसा कॉन्स्पिरेसीज का इफेक्ट मुझे भोगना पड़ रहा है। तो गलती वही हम प्रश्न जो भीष्म ने वासुदेव से पूछा था कि हे वासुदेव, मेरी क्या गलती है? मैं तो हमेशा धर्म का मैंने फॉलो किया, मैंने हमेशा धर्म को फॉलो किया, मेरी क्या गलती है? वही तो प्रश्न फिर आप भी भगवान से पूछोगे, आप भी अपने गुरुदेव से पूछोगे, है ना। हम लाइक आप त्राही त्राही करोगे कि मेरे से क्या गलती हो गई तो मुझे ऐसा दंड भोगना पड़ रहा है। तो वही तो बात है, यहाँ पे राष्ट्र धर्म की बात है। आप हमारे अन्नदाताओं का साथ अगर नहीं निभाओगे तो कैसे काम चलेगा? वहां पे हमारे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल बाबा जी को आप देखिए, उन्होंने दिन रात एक कर दिया कृषि कल्याण के लिए। उन्होंने कितने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स किए। एक हमको तो उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए ना। तो इसीलिए विदाउट लाइक आप एवे ही कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, आपको सत्य तक जाना ही पड़ेगा। और अगर इतने सारे लाखों किसान सड़क पे आई हैं तो उनको भी एक मौका देना पड़ेगा, उनकी बात भी सुनना पड़ेगा, उनको भी फेवर देना ही पड़ेगा। हम कैसे उनको टेररिस्ट कह सकते हैं? कैसे हम उनकी बात को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं? अगर वो किसान बिल को काला कानून कह रहे हैं तो कुछ बात होगी, इसीलिए तो कह रहे हैं उनको। अरे भाई, आप कहते हो कि वो धड़क गए, लाइक लाइक वो खालिस्तान के इन्फ्लुएंस में देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कोई इतना बेवकूफ नहीं है, हर किसी को अपनी जान प्यारी है। हजारों लोगों ने जो सुसाइड किया है, लोगों ने शहीद हो गए, वो शहीद हो गए हजारों लोग, ये फैक्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड्स बात है। मैं कोई भी बात मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स है। क्या देश को तोड़ने के लिए कोई अपनी जान दे देगा? उसको इतनी दुश्मनी है भारत से? क्या वो भारत भारत से तो बड़ा प्रेम है? अरे भाई, हरियाणा पंजाब को तो भारत से बड़ा प्रेम है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। उन्होंने तो अपनी बात रखने के लिए, अपने हक के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। वो शहीद हो गए क्योंकि वो ये चाहते थे कि अगर ये काला कानून आ जाता तो ना केवल ये बल्कि सारे के सारे फ्यूचर जनरेशन सब सफर करते हैं। और आप खुद ही देखो ना, मैं काला कानून इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम इन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं सरकार पे, जो सरकार खुलेआम हमारे पीठ पे छोरा भोंक रही है। मैंने कितने आपको एग्जाम्पल्स दे दिए, और बहुत सारी चीजें हैं। वो तो अभी मैं आपसे डिस्कस कर भी नहीं सकता, उसके लिए तो मुझे बहुत सॉलिड एविडेंस इकट्ठा करने ही पड़ेंगे, तभी तो जाके मैं एक सीधी बात रखूंगा। क्योंकि मैं भी तो धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कैसे किसी पे कीचड़ उछाल सकता हूँ? बिकॉज आई बिलीव कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैं गलत करूंगा तो फिर मेरे साथ भी तो गलत होगा। तो आई एम वेरी सेंसिबल इन दैट, तो मैं ऐसे ही किसी पे उंगली नहीं उठा सकता, वो तो मेरा राइट है भी नहीं। अगर मैं आज अंबानी के पर्सनल एक्सपेंसेस पे उंगली उठा रहा हूँ कि कैसे तो आपने रिहाना को बुला दिया, कैसे तो आपने जस्टिन बीबर को बुला दिया, जैसे कैसे तो आपने इतनी बड़े लेवल पे इतनी मैसिव शादी करा दी, कैसे तो आप अपनी जामनगर की रिफाइनरी से आप इतने बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट्स करा रहे हो। अगर मैं ये सारी बातें रख रहा हूँ, मैं एक सोच समझ के एक सॉलिड ग्राउंड पे रख पा रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है मुझे आपको जगाना है, जगाना तो पड़ेगा ही, मुझे आपको जगाना पड़ेगा ही। क्या करें, ये धर्म संकट की बात है। अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? जागना तो हमको पड़ेगा। क्या देश टूटने के बाद हम जागेंगे? जैसे श्रीलंका जब दिवालिया हो गया तब अगर हम जागेंगे, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो अभी भी हमारे पास समय है, हमको जागना ही पड़ेगा। और ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस है इनको तो सुधारना पड़ेगा ही। ये हम अरे आप नहीं देख पा रहे, रशिया हमारे प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहा है। रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मैंने तो आप जैसे लाइक अभी जो जनरेशन है या जो अभी जो भी देश में हो रहा है, ऐसे मूर्खों को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। सॉरी टू से, बट क्या करें, जो बात है सो बात है, वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। अब इतना रशिया खुलेआम हमारा मजाक उड़ा रहा है,
रशिया क्यों उनको ऑनर दे रहा है, वो भी रशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री क्या क्या रशिया के हैं? क्या डुप्लीकेट वाली टेक्नोलॉजी आ चुकी है? मैं तो एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या, क्योंकि वॉइस तो बहुत इजीली सिंथेसाइज किया जा सकता है। आज तो ऐसे ऐसे स्पीकर्स आ गए जो गले में लगा दो तो वॉइस तो बहुत इजीली रिप्लिकेट किया जा सकता है क्या? और मेकअप टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि बहुत इजीली किसी के हम शक्ल बनाई जा सकती है। तो मेरे को तो शक होता है कि क्या रशियन इन्फ्लुएंस इतना है कि कोई रशियन हमको रूल कर रहा है, कि रशिया उसको बेस्ट सिविलियन का अवार्ड दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा मजाक हमारे साथ हो रहा है। इट इज अ टोटल इनजस्टिस विच इज हैपनिंग टू अस। कैसे कैसे रशिया क्यों, भाई रशिया विल अवार्ड? रशिया तो इतना क्रूअल है, क्रूअल। आपको रशिया की क्रुएलिटी नहीं दिख रही? अरे भाई, दिन दहाड़े उसने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, 20 लाख लोगों को बेघर कर दिया। अगर ऐसा तानाशाह अगर हमारे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के गले लग रहा है, अंडर द टेबल वो हैंडशेक करता है। मैं अगर वो दृश्य आपको दिखाऊंगा तो वो जब भी वो हैंड मिलाते हैं तो नीचे से हैंडशेक करते हैं, तो वो सब मजाक थोड़ी ना है। अरे भाई, उनको ये समझना चाहिए कि देश में अभी कुछ समझदार लोग भी मौजूद हैं। वो समझ जाते हैं कि आपकी हरकतें, और आप ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हो, बिल्कुल समझ में आता है कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ द बॉक्स जाके देश के 140 करोड़ लोगों का नुकसान पहुंचा के जो रशिया की वो मदद पहुंचा रहे हैं, उसका तो उनको अवार्ड मिल रहा है। आप क्यों नहीं देख रहे कि वो जो फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड फ्यूल प्राइसेस जो भारत में इतना बड़ा है? क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचता था कि भारत सरकार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, कैसे इतना फ्यूल प्राइस बढ़ा सकती है। जब मुझे रीजंस पता चलने शुरू हुए तो मेरा तो और खून खौल गया कि ये तो गद्दारों का गद्दार है, या जो करप्ट से करप्ट लोग हो सकते हैं वो लोग हैं। और फाइनेंस मिनिस्ट्री मुंह उठा उठा के ऐसे नंबर्स हमारे सामने पेश करते हैं जीडीपी ग्रोथ का, कि हमको तो बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा है। वो हो सकता है कि बेवकूफ हो, हम बेवकूफ नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि इन्फ्लेशन इज अ कैंसर, इन्फ्लेशन इज अ कैंसर टू द इकोनॉमी। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो त्राही त्राही मच जाती है। त्राही त्राही कैसे मचती है? डिमांड घट जाती है। जब डिमांड घटती है, प्रोडक्शन घटता है। अरे भाई, जीडीपी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन देश ने किया एक क्वार्टर में, वो जीडीपी का मतलब होता है। और जब डिमांड घटती है तो प्रोडक्शन को तो घटना ही पड़ेगा। ये क्या आपने मजाक बना रखा है? कैसे तो आप जीडीपी के नंबर आप दिखा रहे हो? और मुझे तो आपसे ये भी पूछना है कि आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अभी एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे कि सिंगापुर की एक फूड एजेंसी ने एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों की टेस्टिंग करी। उसमें ये पाया जाता है कि कैंसर है। ये मैं बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूँ, आप इसको चाहो तो देख सकते हो। और वो मसाले जो हम यूज कर रहे हैं, उसके उसके उसको कौन एडवर्टाइज कर रहा है? सलमान खान। आज ये जो गोल्डी मसाला है उसको कौन एडवर्टाइज कर रहा है? सलमान खान। या जो करीना कपूर जिन जिन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करती है, उसको आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा संभल के यूज करिए। अब मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। और जो ये सलमान खान जो ये मसाले का प्रमोशन कर रहे हैं, या जो एवरेस्ट और एमडीएच पे तो सीधा सीधा उसने कह दिया सिंगापुर की एजेंसी ने, इसमें तो कैंसर के एलिमेंट है। और सरकार इतनी ज्यादा अंधभक्ति का मिसयूज कर रही है कि अपनी बात रख ही नहीं रही है। वो तो अपना रिपोर्ट या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जिसमें कि वो खारिज करे। वो सरकार उस बात खारिज भी नहीं किया। आप किस दुनिया में हो? आप क्यों नहीं देखते कि आपके साथ कैसी कैसी कॉन्स्पिरेसीज रची जा रही है? फिर भाई, आप तो इतना बड़ा अधर्म का साथ निभा रहे हो कि मेरे को भी इतने दिनों से लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कोई सेल्स मेरी हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पता नहीं क्या खा लिया, क्या कर लिया, मुझे पता नहीं। यहाँ पे मेरे को हो रहा है, बट मैं तो धर्म का साथी हूँ। मेरे साथ तो भगवान है, क्योंकि मैं तो धर्म के मार्ग में हूँ। तो ये कैंसर सेल्स की क्या औकात? मैं तो इनको ठीक कर भी दूंगा। मैंने तो पहले भी ठीक किया, मैं तो अभी भी ठीक कर दूंगा। मेरे अंदर तो सेल्फ हीलिंग पावर है। मैंने तो अपनी सेल्फ हीलिंग पावर को
एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि मैं तो के मार्ग में हूं। मैं तो ठीक हो जाऊंगा, बट आम आदमी कैसे ठीक होगा? अरे भैया, आप क्यों नहीं जग रहे? आप क्यों नहीं समझ रहे कि क्या क्या हो रहा है देश में? आपको जागना ही पड़ेगा। ये तो संकट की बात है कि ये जो मसाले मसूले हैं सब खाना बंद करना पड़ेगा, और कोई इलाज है ही नहीं हमारे पास। तो अब हम क्या मसाले नहीं खाए तो क्या भूखे रहे? अरे भैया, अब आप बताओ कि ठीक है, अब मैंने कह दिया आपको कि मसाले नहीं खाने आपको मार्केट के, क्योंकि सिंगापुर की रिपोर्ट को आपको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। या अगर आपके पास एक्सेस है किसी अच्छी लेबोरेटरी का जहाँ पे आप फूड सेफ्टी की टेस्टिंग कर सकते हो, तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, प्लीज आप ये टेस्टिंग कराइए। आप अमूल के मिल्क की सबसे पहले आप टेस्टिंग कराइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो नीला पैकेट है, स्पेशली जो लाल पैकेट है अमूल का, आप उसकी टेस्टिंग कराइए तो सही है एक बार। आप मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स की एक बार आप अगर आपका एक्सेस है तो आप एक टेस्टिंग कराइए, और उसकी रिपोर्ट्स को आप पब्लिक करिए। हमको ये करना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास इलाज नहीं है। ये धर्म संकट है हमारे सामने। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? जागना तो पड़ेगा ही। तो अब आप ये पूछोगे कि मैंने आपको मसाला खाने से मना कर दिया, तो हम मसाला नहीं खाए तो क्या हम पत्थर खाएं? हम क्या खाएं? हमको पेट तो भरना पड़ेगा भैया। हमारी इतनी अब हमने भी योगी नहीं बने कि हम भूखे रह लें। भूखा तो हम रह ही नहीं सकते, हमको तो कुछ ना कुछ अन्न का ग्रहण करना ही पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। आज हम जो भी भागा दौड़ी कर रहे हैं, ये पेट के लिए ही तो कर रहे हैं। जो भी हम धन अर्जित कर रहे हैं, इस पेट को भरने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो मैं आपको कैसे भूखा रख सकता हूँ? तो मैं ये कहता हूँ कि फाइंड एन अल्टरनेटिव टू दी बाहर के मसाले। व्हाट इज अ स्पाइस? लाइक अगर मैं चिली पाउडर की बात करूं, व्हाट इज अ चिली पाउडर? चिली पाउडर मतलब जो चिली होता है उसको पीस के जो पाउडर बनाया जाता है, उसको हम चिली पाउडर कहते हैं। जो रॉ चिली, एंड इंडिया में रॉ चिली पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। आप उसको मंगा के तो देखिए, पर्याप्त मात्रा में चिली, रॉ चिली, खड़ा खड़ा जो मिर्चा है, लाल मिर्च, वो मौजूद है। उसको आप मंगाइए, उसको आप पीसिए, एंड उसका आप एकदम नेचुरल चिली पाउडर बनाइए, एंड उससे बढ़िया बढ़िया आप सब्जियां बनाइए। मैं वो कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि धनिया धनिया पाउडर आप बाहर का मत यूज करिए। आप कोरिएंडर सीड्स बहुत इजीली अवेलेबल है इंडिया में। तो हमको इतना अच्छा वरदान मिला है इंडिया में, तो हम इतनी अच्छी धरती पे हैं कि हर चीज उगती है। इतने अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स, इतने अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स। स्पेशली इंडिया की खासियत है स्पाइसेस। आज स्पाइसेस के लिए तो लोगों ने आक्रमण किया, और अनफॉर्चुनेटली आज भी बाहर की फोर्सेस हम पे आक्रमण कर रही है। आज कश्मीर में लोग इतना टेंशन क्रिएट हुआ है। कश्मीर का आज मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, आपको जानना पड़ेगा। क्या करेंगे, धर्म की बात है। कश्मीर में जो अन्याय हुआ है, आप क्यों नहीं देखते कि कश्मीर पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स कितना फंड करता है, यूके कितना फंड करता है, पाकिस्तान को फंडिंग मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स से, CIA से, ब्रिटिश इंटेलिजेंस से, और आपका यूरोप से भी फंडिंग मिलती है। तो ये सब लोग जानबूझ के पाकिस्तान को फंड करते हैं। क्यों फंड करते हैं? कश्मीर में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए। फिर POK की क्या क्या औकात है? आज POK के अंदर तुच्छ से वो क्या कहते हैं, टेरर ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। भारत के का चुटकी का काम है कि आज चाहे तो हमारी सेना 2 मिनट में उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। पाकिस्तान की क्या औकात? पाकिस्तान आज ग्रे लिस्ट हो चुका है, उस इकोनॉमी के लिए मारा मारी है। हम बहुत इजीली POK को वापस देके कश्मीर में पीस एंड ट्रंक्विलिटी ला सकते हैं। बट हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप 370 की बात करते हो, आप सरकार की तारीफ करते हो, आप कहते हो कि उन्होंने तो हिस्टोरिक मूव किया है। अब कश्मीर को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो लेके आ गए। क्या तो वो लेके आ गए, क्योंकि अभी भी कश्मीर में टेरर अटैक हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं, और ये मजाक नहीं है, ये एकदम सत्य बात है। आप इसको चाहो तो देख सकते हो। कश्मीर में टेंशन क्रिएट करने का पर्पस क्या है? आज कश्मीर ही तो इतने अच्छे अच्छे फल बनाता है, इतने अच्छे अच्छे फल उगा रहा है, क्योंकि कश्मीर जो है इतने अच्छे अच्छे नदियों से, कैलाश कैलाश से सीधी सीधी नदियां वहां फैल फ्लो हो रही है। कैलाश का कितना अच्छा इन्फ्लुएंस है। एक लॉर्ड शिवा का स्पेशल कृपा है कश्मीर पे। अनंतनाग जो है वहां पे तो लॉर्ड शिवा की इतनी वाइब्रेशन, इतनी प्रेजेंस आप फील कर सकते हो। इसीलिए तो कश्मीरी पंडित बड़े से बड़े
जो वो तांत्रिक शैव वाला जो तांत्र था, उसके वो मास्टर थे। इतने बड़े बड़े योग, इतनी बड़ी बड़ी साधना वो कश्मीर में करते थे, क्योंकि कश्मीर वॉज इज वेरी क्लोज टू, लाइक इट हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ कैलाश ऑल्सो, एंड लॉर्ड शिवा का स्पेशल कृपा है वहां पे, जिसके फल स्वरूप इतने अच्छे अच्छे वहां पे आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में जादू है, वहाँ के पानी में जादू है, ये एक फैक्ट है। और वहाँ पे इतने अच्छा अच्छा केसर आपको देखने को मिलता है, ड्राई फ्रूट्स, एक से बढ़कर एक ड्राई फ्रूट्स कश्मीर में आज उगाए जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सारा टेंशन क्रिएट कर करके ये सब लूटा जा रहा है। आप इसको देख क्यों नहीं रहे? देखना तो पड़ेगा, ये तो फैक्ट है, ये सारा लूटा जा रहा है। तो ये सारा जो है कॉन्स्पिरेसी, आज अगर हम नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे? तो जानना पड़ेगा ना। तो मैं ये कह रहा था कि आपको अल्टरनेट मसाले यूज, लाइक अल्टरनेट इन द सेंस की रॉ आप यूज करो, उसको पीसो, रॉ यूज करो, पीसो, वही तरीका है। आप मूंगफली अपने डाइट में लेना शुरू करो, क्योंकि जब मूंगफली अगर आप यूज करते हो किसी भी अपने भोजन में, या जो भी आप रेसिपी बनाते हो, वहां पे तेल आपको बहुत कम यूज करना पड़ेगा। और जो तेल आप यूज करते हो वो भी सतर्क हो जाओ, तेल हम यूज नहीं कर सकते बड़े लेवल पे, बहुत हल्का यूज करो। एंड उसको, अगर आप पराठे बना रहे हो, टिश्यू पेपर को तो अब अपना एक बेस्ट फ्रेंड आपको बनाना ही पड़ेगा। तो जो भी पराठे हैं, भटूरे हैं, उसको अच्छे से सोखना पड़ेगा तेल को, तेल हो गया, घी हो गया, बिकॉज सब कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि अगर आपको के पास एक चट्टा का एक्सेस है, या आप गाय पाल रहे हो, या आपके एक्सेस में तबेला है जहाँ से आप गाय या भैंस का दूध ले रहे हो, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप प्योर दूध पी रहे हो। क्योंकि मैं तो आपको अमूल का दूध या और जो दूध है उसकी टेस्टिंग करने की बात करता हूँ, कि अगर आप अपने लेवल पे टेस्टिंग करते हो तो आज ही आप वो करो, एंड उस रिपोर्ट को आप पब्लिक करो। आपकी आंखें खुली की खुद ही रह जाएगी। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिंपली एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये तो मेरा एक पर्सनल चॉइस है, आई वॉन्ट टू गेट इट टेस्टेड, एंड इट इज completely ethical demand which I am making, because I am having some problem here, and I feel that it should be tested, and it's very ethical request I am making in front of you. So do you have to do all this, what to do? And street food को तो अब खाना बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज आप रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हो, स्ट्रीट फूड का खाना खा रहे हो, उसमें कौन से मसाले यूज हो रहे हैं? उसमें सलमान खान जो प्रमोट कर रहा है गोल्डी के मसाले, या फिर एवरेस्ट या एमडीएच, ऐसे मसाले यूज हो रहे हैं। एंड आप क्यों नहीं देखते कि सलमान खान और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के कितने अच्छे रिलेशन है? उन्होंने साथ में मिलके पतंगे उड़ाई है, और गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो इन्होंने साथ में मिलके काफी सारे फूल खिलाए हैं। वो तो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, उसके लिए तो एक कुछ मुझे सॉलिड एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी तो मैं वो बातें आपके सामने रख पाऊंगा। बट अभी जो मैंने बात रखी है वो तो मैंने ऑन रिकॉर्ड्स वाली बात रखी है, कि सिंगापुर की फूड एजेंसी है, ये बात तो मीडिया में आई थी, ये बात तो पब्लिक हुई थी, बात तो आपके सामने की बात है। तो अगर अगर अभी हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? तो आपको तो ये जागना पड़ेगा, और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म संकट की बात है। अब अगर हम राष्ट्र धर्म की बात नहीं करेंगे तो हमारी तो वाट लगनी ही लगनी है। हमारा जीवन का उद्देश्य है कल्याण, हमको अपना कल्याण करना है, तो राष्ट्र धर्म निभाएंगे तभी तो हमारा कल्याण होगा। ये तो भीष्म पितामह इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस, जिन्होंने हमेशा धर्म का साथ निभाया। फिर भी वासुदेव से उन्होंने प्रश्न किया कि हे वासुदेव, मैं तो धर्म आत्मा हूँ, मेरे मेरा आप कैसे संहार कर सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल, मैं तो हमेशा मैंने धर्म का साथ निभाया है, आप मुझे दंड कैसे दे सकते हो? तो लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि तुमने चुपचाप चीरहरण होते हुए देखा, यू आर द सीनियर, यू आर द मेंटर, सिंस तुमने चुपचाप वो अधर्म होते हुए देखा, यू बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट, you became the part of that adharma, and sorry to say you have to face that consequence. I'm sorry to say we also have to face the consequence if we are silent now, since अब हमको देश हित की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम 15 अगस्त में आ गए हैं, लाइक हम वी आर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस, एंड नाउ इट्स टाइम टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, बिकॉज बहुत हो गया। एंड ये तो मैं काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, मैंने तो अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे बहुत मैंने
प्रयत्न किए, बहुत मैंने प्रयास किए लोगों को जगाने का। लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया, खूब बेइज्जती करी, क्योंकि जब भी प्रश्न उठाता था वो मुझे मुस्लिम समझते थे, वो मुझे कांग्रेस का समझते थे, वो मुझे एंटी नेशनल समझते थे कि कैसे मैं रूलिंग गवर्नमेंट पे प्रश्न उठा सकता हूँ, कैसे मैं अंध भक्तों पे प्रश्न उठा सकता हूँ। ऐसा हाल हो गया। लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाने की कोशिश करी, बट मेरे को तो ज्ञान था, मेरे को तो अपना धर्म निभाना ही था, मैं तो उन पे हंसता था। मैं क्या करूं, क्योंकि जब मैं अगर प्रयास कर रहा हूँ वो नहीं समझ रहे, तो मुझे उन पे दया भी आती थी और मुझे उन पे हंसी भी आती थी, उनकी मूर्खता पे हंसी आती थी कि हे मानव, आप कलयुग का आपने मुझे दर्शन करा दिए। क्योंकि कलयुग ऐसा युग है जहाँ पे लोग इतना प्रिटेंड करते हैं, लोग अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, बट असली में लोग गधे से गधे तुल्य, जैसे कहते हैं डोंकी इंटेलिजेंस, वो होते हैं, मूर्ख महामूर्ख होते हैं कि उनको बेसिक्स नहीं पता धर्मा के, और वो पता नहीं क्या क्या करने चल पड़े। अरे भाई, मैं क्या तो आपको बताऊं कि ऐसे अधर्मी अगर मंदिरों का इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो आप खुद ही समझ जाओ, उसमें आप समझदार हो, मैं क्या आपको बोलूं कि क्या तो ये मंदिरों का कल्याण करेंगे, पता नहीं क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज ये कर रहे हैं हमारे साथ। अगर अब हमको तो ये बात, अब क्या कर सकते हैं, धर्म संकट है, बट हमको तो राष्ट्र धर्म निभाना ही पड़ेगा ना। तो मैंने काफी एफर्ट्स लगाए अपने लेवल पे, बट या आई वॉज नॉट एबल टू मेक एन इम्पैक्ट। कैसे कर लेता भैया, इतने लोग हैं। अब मैं कैसे कांग्रेस का, मैं तो पॉलिटिक्स तो सब चोर है, पॉलिटिक्स में तो मुझे किसी का मेंबर ना तो बनना था ना बनना है, तो कैसे तो मैं अपनी बात बड़े लेवल पे पहुंचाता। तो मैंने सही समय पर इंतजार किया, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स पुट किए। वही है, जब आप एफर्ट्स पुट करोगे तो आपको रास्ते भी दिखेंगे। मुझे सॉलिड एविडेंस मिलते गए मिलते गए मिलते गए, मैं उनको इकट्ठा करते गया, आवाज उठाते गया, इकट्ठा करते गया, आवाज उठाते गया। अब तो मैं, मेरे को ऐसे ऐसे एविडेंस मिल गए, क्योंकि अब तो मैंने आपके सामने जो भी बात रखी वो मैंने फैक्ट्स की बात रखी। इसीलिए मैं खुल के अब तो मैं बात रखने के लिए तैयार हूँ कि आपने जो भी हमारे साथ किया है वो गलत है। ठीक है, आप मेरे साथ किया वो भी गलत है, और स्पेशली जो हमारे डेली वेज वर्कर्स हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनके साथ जो हुआ है, ग्लोबल मिडिल क्लास लोग, वो तो बहुत ही गड़बड़ है। कि कैसे तो आप इतनी महंगाई बढ़ा सकते हो, कैसे तो आप फ्यूल प्राइसेस इतना बढ़ा सकते हो। तो हमको तो जागना पड़ेगा। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। ये जो रेलवे हॉर्न है, ये रोज मुझे सताती है, क्योंकि रेलवे पे के साथ जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है वो भी छुपी नहीं हुई है। लोग सरकारें गिराने के लिए पता नहीं क्या क्या किसी भी हद तक जा सकते हैं। रेलवे का बजट, रिकॉर्ड तोड़ बजट आपने देखा, उसके पीछे कुछ कारण है, तो बहुत सीरियस कारण है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना कांट बी डिनाइड। एंड ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, एक तरफ तो देश में रोजगार नहीं है, देश में इतनी महंगाई है, देश की जीडीपी एक तरफ गिरती जा रही है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन इज इक्वल टू लेस डिमांड इज इक्वल टू लेस प्रोडक्शन इज इक्वल टू लेस जीडीपी। एक तरफ जीडीपी डिक्लाइन कर रही है, देश की जीडीपी डिक्लाइन कर रही है, एक तरफ हम इतना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाना, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो अगर हम देख रहे हैं, वो भी मैसिव लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, तो ये साधारण बात नहीं है। इट क्लियरली शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, कि कैसे बाहर का पैसा, भारत का बजट से, भारत का क्या जादू हो गया कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा बजट आपने रेलवेज को दे दिए। नॉट पॉसिबल। वही जो जादू हमने गुजरात मॉडल में देखा, वही जादू हम भारत मॉडल में देख रहे हैं। भारत का बजट इतना है ही नहीं, जिसमें कि कोरोना में हमने इतना ज्यादा नुकसान झेला। उस नुकसान में हमने 10 लाख करोड़ रुपए डाइल्यूट भी कर दिए। उसके बावजूद भी हमने क्या तो इतना जीडीपी ग्रोथ कर लिया। जीडीपी ग्रोथ तो हो ही नहीं रहा, इतनी महंगाई में जीडीपी ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अरे भाई, इतने इन्फ्लेशन में जीडीपी ग्रोथ इज इम्पॉसिबल। आप रिकॉर्ड लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं देख रहे? ऐसे सर्कमस्टेंसेस में इतना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इम्पॉसिबल। देश के पास कहाँ से पैसा आ रहा है? आप समझदार हो, आपको तो ये क्रॉस वैलिडेट आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग मेरे रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। मैंने तो एक चिंगारी का काम किया है, मैंने तो एक आपको रास्ता दिखाया है। हर कोई अपने लेवल पे, क्योंकि आप तो बहुत समझदार हो, है ना। क्योंकि देखो, हो सकता है कि आपको मैंने मूर्ख कहा, वो आप अब अनअवेयर थे, आप अज्ञानता का पर्दा था। बट सिंस अगर अब आपके अंदर जागृति आ रही है, तो आप प्लीज मेरी मदद करो। ये जो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है,
जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा मेरा सपोर्ट करो। और आज मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि आप इस रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम बहुत अच्छे लेवल पे कॉन्स्पिरेसीज को डिबंक करेंगे। दिस नॉट ओनली जस्ट कॉन्स्पिरेसीज, बट हम बहुत अच्छा अच्छा डिस्कशन करेंगे। धर्म की बात हम करेंगे, राष्ट्र धर्म की भी बात करेंगे। एक नॉर्मल जो हमारा धर्म है डेली टू डेली वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस रिसर्च को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, ये मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि मैंने कितने बड़े बड़े फैक्ट्स आपके सामने रखे, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, ये जो गुजरात मॉडल ये रिप्लिकेट हो रहा है, ये पावर पॉलिटिक्स है। ये पावर पॉलिटिक्स है कि भाई इसी के दम पे तो आज ये सारा जो सरकार के जो कुकर्म है वो ठग गए। इसी के दम पे तो, क्योंकि आज हर कोई वंदे भारत देख रहा है, आज हर कोई अच्छी अच्छी रोड्स देख रहा है, आज हर कोई मेट्रोस देख रहा है। एंड इसके दम पे ही तो कुकर्म सारे के सारे जो सरकार कर रही है सारे के सारे ढक गए। कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। आज तो देश इतने गंदे स्टेट में चला गया कि वो 100 रुपए फ्यूल प्राइसेस बर्दाश्त करने को तैयार है। ये कैसे पॉसिबल है? कोई भी डेमोक्रेसी इतने बड़ा अत्याचार नहीं वो बर्दाश्त करती। 2012-13 में भी जब महंगाई बढ़ी थी, जब एलपीजी के प्राइसेस बढ़े थे, इतने नहीं बढ़े थे फिर भी जब बढ़े थे, और जब फ्यूल प्राइसेस भी जब बढ़े थे, तो हम लोगों ने कितनी आवाज उठाई, हमने सरकार पे कितना प्रेशर क्रिएट करके उसको कम कराया। बट आज हम 2-3 साल से चुपचाप 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 ये सब अधर्म जो हो रहा है राष्ट्र के साथ, वो बर्दाश्त करते आ रहे हैं। क्यों करते आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमको ये लगता है, हमको जो दिख रहा है, हमको लगता है कि देश तो तरक्की कर रहा है, क्योंकि देश के पास तो देश पैसा कमा रहा है, सरकार पैसा कमा रहा है, तभी तो मेट्रो बना पा रही है, तभी तो नया सांसद उसने बना दिया, तभी तो राम मंदिर में इतने पैसे लगा दिए। बल्कि राम मंदिर में तो फिर भी सरकार का पैसा नहीं है, राम मंदिर में तो ट्रस्टी का पैसा है। बट तो सांसद बना, या जो नए अच्छी अच्छी रोड्स आप देख रहे हो, जो मेट्रो आप देख रहे हो, वो बन रहे हैं गुजरात मॉडल का जो रिप्लिकेशन है। इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं, तो स्टार्टअप इंडिया वगैरह हम देख रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया तो बहुत ही बड़ा स्कैम है, उस पर तो मैं क्या ही कहूँ। मैं उस पर बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा विद प्रॉपर एविडेंस। उस पर भी मुझे अभी थोड़ा रिसर्च करना है, मैं कितना करूँ भाई, इतनी सारी चीजें हैं। तो स्टार्टअप इंडिया पे भी हम करेंगे रिसर्च, उस पर भी मैं, क्योंकि भांडा फूट चुका है। अब मुझे, अब तो बस मुझे जागृत करना है, क्योंकि अब सरकार चाहकर भी बैकआउट नहीं कर सकती, क्योंकि जो भांडा फूटना था वो फूट चुका है। बस मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके को अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपके सामने एविडेंस पेश करना है, तो मैं प्रूफ करूंगा कि स्टार्टअप इंडिया भी हमारे आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। और सबसे बड़ा तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं, ये सब एक माया जाल है, ये एक बहुत गंदी वाली माया है। और माया जब भी प्रकट होती है जब अधर्म इकट्ठा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। अब अपने को धर्म का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा, कि जब हम धर्म निभाएंगे तभी तो ये माया समाप्त होगी, तभी जन कल्याण होगा। क्योंकि हमारा तो इंटेंशन ये है कि महंगाई की वजह से जो लोग दुख पा रहे हैं, जो लोग एक टाइम खाना नहीं खा रहे हैं, या जो अब सेवा कार्य कर रहे हो, वो सब डिस्टर्ब हो रहा है। एक तरफ तो हम इतने भंडारे करा रहे हैं, और एक तरफ महंगाई की वजह से आम आदमी को एक टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है। तो हमको तो ये बात करनी ही पड़ेगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि दंड स्वरूप सरकार को 50 रुपए फ्यूल प्राइस करना ही पड़ेगा, चाहे सरकार को अपने जेब से पैसा देना पड़े। सरकार कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अभी रोक दे, आपको नहीं चाहिए डेवलपमेंट भैया, आपको तो उन 50 करोड़ लोगों का डेवलपमेंट करना ही है। आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? करना ही पड़ेगा। 40 से 50 रुपए फ्यूल प्राइस आप कर दो और देखो मैजिक, इकोनॉमी सही मायने में पहिया घूम जाएगा। आज नहीं घुमाएंगे तो कब घुमाएंगे? जो पहिया उल्टी दिशा में चल रहा है, वो पहिया सीधी दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। इट इज टोटली पॉसिबल। तो पॉसिबल कैसे है? फ्यूल प्राइसेस बस आप कम कर दो, इतनी सी हमारी विनती है। तो हम तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस अगर कम हो गए तो महंगाई रिकॉर्ड लेवल पे कम हो जाएगी। जब महंगाई रिकॉर्ड लेवल पे कम हो जाएगी तो डिमांड रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ जाएगा। जब डिमांड रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ेगा, प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ेगा, सप्लाई रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन सब रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ेगा तो जीडीपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और इसके अलावा जब सप्लाई प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार ही रोजगार होगा देश में। तो देखो ना, पहिया अगर हम सीधा कर दें तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, और हम
खुशहाल इकोनॉमी बनाएंगे, इन सारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो बस फ्यूल प्राइस ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, और अगर सरकार को तो ये करना ही पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप क्योंकि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो भी आप एक सेवा का कार्य करेंगे। वाई? बिकॉज राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं हम, राष्ट्र की सेवा की बात कर रहे हैं। सो डू सपोर्ट मी इन दिस एंड डू शेयर दिस। डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपने चोरों का अभी तक साथ निभाया, आपने करप्शन लोगों का साथ निभाया, अब आपकी बारी है। एक धर्म की जो बात कर रहा है, जो राष्ट्र धर्म करना चाह रहा है, उसका साथ अब आपको एक बार निभा के देखना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आप मेरा साथ निभाओगे तो आपको जरूर फायदा पहुंचेगा, क्योंकि हम अच्छा जरूर करेंगे। क्योंकि अभी तो मुझे और बहुत सारी रिसर्च करनी है, और रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अभी तो सिर्फ ये एक शुरुआत है। और अच्छी बात यह है कि आजादी के दिन, लाइक 15 अगस्त को, हम ये एक बहुत अच्छा मुद्दा रख रहे हैं सरकार के सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। नमः शिवाय।